यहाँ पर Na प्लस है और Cl माइनस है, इसको आयंस के बीच वाला कंसीडर कर लो, आयंस वाला, बिटवीन आयंस है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, केमिकल बॉन्ड कहलाएगा। कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करता है, किसी भी एटम को क्या पड़ी है बॉन्ड बनाने की, वो एटम है ठीक है घूमता रहता है, उसको मॉलिक्यूल बनाने की क्या पड़ी है, पैसे थोड़ी है, एनर्जी है। पैसे खर्च करने से मैं जानता हूँ कि स्टेबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन बेटा एनर्जी खर्च करने से तो स्टेबिलिटी आ जाती है। केमिस्ट्री जो है बेटा रिजल्ट के बाद ऑब्जर्वेशंस पर चलती है, हमारे सामने रिजल्ट हैं, ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ इस ग्राफ को इसी लाइन से क्यों शुरू किया गया। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला चैनल पर और रफ्तार नीट बैच में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर। हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, एक जबरदस्त चैप्टर, एक शानदार चैप्टर जो जान है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी, केमिकल बॉन्डिंग। जी हां, हम शुरू करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। यहां पर आप सीखते हो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री सीखते हो, उनके हाइब्रिडाइजेशन सीखते हो, जिनसे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मेन एग्जाम में आते हैं। करीब 4 से 5 सवाल हर साल इस चैप्टर से बनते बेटा। ये मतलब एक बेसिक चैप्टर है जो बहुत अच्छा भी है, कंसेप्चुअल भी है ना, और चीजें सीखने में मजा भी आते हैं। तो बिना देर किए हम शुरू कर दें बेटा हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का हम पहला लेक्चर शुरू करने वाले हैं। चलिए, मेरा नाम आपको पता ही है, मोहित दादीज, है ना। पिछला चैप्टर मैंने ही पढ़ाया है ना, पीरियोडिक टेबल पढ़ाया है, आप तो जान ही गए होंगे। अब करते शुरू, फिर आ जाओ फिर। चलो भैया, आज हमारा गोल रहेगा बिल्कुल बेसिक चीजें सीखने का। किसका? बेसिक चीजें, जैसे ऑक्टेट रूल आपने नाम सुना होगा, ऑक्टेट रूल, है ना। केमिकल बॉन्डिंग का ऑक्टेट रूल हम सीखेंगे, क्या कहलाता था, ऑक्टेट रूल किसको कहते थे, ऑक्टेट रूल की क्या कमियां थी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर आपने एक वर्ड सुना होगा बेटा, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, वो भी हम सीखेंगे। बिल्कुल जुगाड़ से सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं हूं तो जुगाड़ भी होगा, और जुगाड़ होगा तो फिर हर सवाल का जवाब भी होगा। इसलिए आ गया हूं फिर से ये चैप्टर लेके आपके सामने, जुगाड़ लेके। फॉर्मल चार्ज भी सीखेंगे हम, सारी चीजें सीखने वाले बेटा। बिना देर किए हुए हम चलते हैं सबसे पहले आगे की स्लाइड पर। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है केमिकल बॉन्ड की। इसकी डेफिनेशन लिखी है केमिकल बॉन्ड की। आसान सी भाषा में समझा देता हूं। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है दो के बीच में अट्रैक्शन। तभी तो हम बोलते हैं यार तेरी उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है। क्या बोलते हैं हम उसको? कि तेरी उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी, तू बात कर। बॉन्डिंग अच्छी का क्या मतलब है? बॉन्डिंग अच्छी का क्या मतलब है? बढ़िया बनती है। बढ़िया बनती का मतलब क्या है? अट्रैक्शन है। बढ़िया बनती है इसका मतलब क्या है? अट्रैक्शन है। तो बॉन्ड का सिंपल सिंपल सा मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज। ठीक है, लेकिन अभी स्पीसीज यहां पर हम केमिकल बॉन्ड बोल रहे हैं, तो वहां पर दो इंसान तो होंगे नहीं, तो कौन होगा बेटा? वहां पर कौन होगा? केमिकल स्पीसीज होगी। केमिकल स्पीसीज कौन कौन हो सकते हैं बेटा? आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये सारी केमिकल स्पीसीज हो सकती है। इनके बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड कहलाता है। तो ये डेफिनेशन लिखी है, ये थोड़े अलग तरीके से लिखी है, जो मैंने बताई वो भी मैं लिख दूंगा। लिखा है बेटा, ए फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू और मोर एटम्स, ए फोर्स that acts between two or more atoms to hold them together as a stable molecule। ठीक है, इन्होंने यहां पर जो डेफिनेशन लिखी है, या मैंने जो यहां पर डेफिनेशन लिखी है, वो सिर्फ एटम्स को कंसीडर करते हुए लिखी है, क्योंकि मैक्सिमम केस में वही होगा। लेकिन मैं आपको ये बोल देता हूं सिंपल सी लैंग्वेज में, और एक डेफिनेशन लिख देता हूं जो आपको समझ आ जाएगी कि अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट between chemical species like atoms, ions and molecules। ठीक है, ये देखो एक डेफिनेशन ये लिखी, इस डेफिनेशन से आपको ज्यादा समझ आएगा। आयंस के बीच में अट्रैक्शन है तो भी केमिकल बॉन्ड बोल दिया, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है तो भी केमिकल बॉन्ड बोल दिया। जैसे आप ये समझो, मान लो यहां पर एक H है और एक F है, तो ये भी केमिकल बॉन्ड कहलाएगा। ये एटम एटम के बीच में बेटा। यहां पर Na प्लस है और Cl माइनस है, इसको आयंस के बीच वाला कंसिडर कर लो, आयंस वाला, बिटवीन आयंस है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? केमिकल बॉन्ड कहलाएगा। मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है बेटा। मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे हो सकता है? जैसे ये रहा आपका CO2 का एक मॉलिक्यूल है मान लो, और दूसरा आपका CO2 का ये मॉलिक्यूल है। अब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो बॉन्ड है ही, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो बॉन्ड है ही, वो तो एटम के बीच का हो गया। लेकिन ये एटम से मिलके पूरा एक मॉलिक्यूल बना है, और इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है।
तो तीनों कंडीशन हो सकती है, बिटवीन आयंस हो सकता है, बिटवीन एटम्स हो सकता है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स हो सकता है। और इनकेस ऐसा नहीं है कि एटम का एटम के साथ ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आयंस का मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकता है। वो सब हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, उनका नाम अलग अलग होगा, तो आपस में ही हो सकता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया मैंने समझाने के लिए, ताकि आप इस डेफिनेशन को समझ पाए और आप ये ना समझें, गलतफहमी ना पाल लें कि एटम का एटम के साथ ही होगा, आयंस का आयंस के साथ ही होगा और मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल्स के साथ ही होगा। ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल्स का एटम के साथ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का आयंस के साथ भी हो सकता है, इस तरह से आयंस का जो है वो एटम के साथ भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती है, या आपस में भी बॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन अपन इसको इन जनरल तो यही बोलेंगे ना बेटा कि अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन केमिकल स्पीसीज लाइक एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। बट हाँ, किनके बीच में है, आगे जाके हम उनके नाम अलग अलग करने वाले हैं। जब हम चैप्टर का एंड करेंगे तो हम वो चीजें भी पढ़ेंगे, वीक फोर्सेस वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, बॉन्ड का ये कारण हो गया। अब अट्रैक्शन फोर्स है बेटा, इनविजिबल फोर्स होता है, हमको कभी भी दिखता नहीं है। हम जो ये बीच में एक डंडा बनाते हैं, है ना, उसको बॉन्ड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन वो बॉन्ड जो है वो हम अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए बना रहे हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से बॉन्ड को नहीं देख सकते। इनविजिबल अट्रैक्शन फोर्स होता है। जाहिर सी बात है, हम एटम और आयंस को नहीं देख सकते, तो फिर उनके बीच के अट्रैक्शन को कैसे देंगे, कि सोचने वाली बात है बेटा। चलिए, तो ये बताने वाली बात थी नहीं, इसलिए फिर भी मैंने बता दिया। अब है कि ये बॉन्डिंग क्यों होती है, कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है। तो बेटा पहले ये माना जाता था कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए होगा, तो हम पहले वाली चीज को बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको मॉडर्न अप्रोच बता रहा हूं। एनसीईआरटी में जाके देखोगे तो ये आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर दिया हुआ है, वीबीटी के अंदर। लेकिन मेरे को पता है कि वीबीटी के अंदर जाके समझाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वो चीजें भी हम कर लेंगे, कोई खास बात नहीं। लेकिन फिलहाल यहां पर आपको आज पहला लेक्चर है और आपको इतना तो समझाऊं कि कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करता है। किसी भी एटम को क्या पड़ी है बॉन्ड बनाने की, वो एटम है, ठीक है, घूमता रहता है, उसको मॉलिक्यूल बनाने की क्या पड़ी है। वो एक एटम से दूसरे एटम से क्यों जुड़ गया और क्यों उसने मॉलिक्यूल बनाया, क्या उस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में उसको कोई फायदा हुआ। अगर फायदा हुआ होगा तभी तो बनाया होगा बेटा। किसका फायदा हुआ, क्या उनके पास कोई पैसे हैं कमाने के लिए, क्या पैसों का फायदा होगा, नहीं होगा। तो फिर कैसा फायदा होगा, एनर्जी का फायदा होगा। कैसा फायदा होगा बेटा, एनर्जी का फायदा होगा। मतलब हर कोई एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, मॉलिक्यूल बनाता है, तो उसको एक फायदा होता है। क्या फायदा होता है, एनर्जी रिलीज करता है। सर रिलीज करने से आज दिन तक किसको फायदा हुआ बेटा, ये पैसे थोड़ी है, ये तो एनर्जी है। पैसे थोड़ी है, एनर्जी है। पैसे खर्च करने से मैं जानता हूं कि स्टेबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन बेटा एनर्जी खर्च करने से तो स्टेबिलिटी आ जाती है। एनर्जी खर्च कर दो, आप एक जगह पे बैठ जाओगे। आप में अभी जितनी एनर्जी है, अगर आपको फीवर आ जाए, आपको बीमार हो जाओ, है ना, आप जो है 2-3 दिन तक बीमार रहो, वीकनेस आ जाए, आप एक पलंग पे पड़ जाओगे, स्टेबल हो जाओगे। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी रही नहीं, सारी एनर्जी निकल चुकी है। तो एनर्जी की वजह से हम चल फिर पा रहे हैं, लेकिन वो ही कम हो जाए तो फिर हम स्टेबल हो जाएंगे। बिल्कुल सोचो आप, एक एटम स्टेबल होने के लिए क्या करना चाहता है कि एनर्जी रिलीज करना चाहता है। अब कौन सी एनर्जी रिलीज करना चाहता है सर, हम हर एक के पास अपनी खुद की एक एनर्जी होती, स्टोर्ड एनर्जी बोलते हैं जिसको बेटा, और उसका नाम होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम होता है उसका, पोटेंशियल एनर्जी। हर कोई एटम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए कुछ करेगा। क्या करेगा सर, बेटा एनर्जी कब कम होती है, हमारी एनर्जी कब कम होती है, काम करने से। क्या करने से कम होती है, वर्क करेंगे। हम वर्क करेंगे, हम क्या दौड़ेंगे, हम अभी यहां खड़े हैं, अगर आप खड़े हो और दौड़ना स्टार्ट करो तो आपकी एनर्जी जो है खर्च हो जाएगी। अब एटम भी जो है अपनी एनर्जी ऐसे ही करता है, वो दौड़ता है क्या, अरे दौड़ना फिरना नहीं अलग बात है, लेकिन वो भी वर्क करता है। कैसा वर्क करता है, तो वो अपने हिसाब का वर्क करेगा सर। कैसा, अपने हिसाब का वर्क, मतलब कि वो एक एटम को देखेगा, एक एटम दूसरे एटम को देखेगा, आंखों ही आंखों में उनके बीच में बात होगी, उनके बीच में अट्रैक्शन भी होगा। जब अट्रैक्शन होगा तो दोनों पास भी आएंगे, अट्रैक्शन होगा तो दोनों पास भी आएंगे, और जब दोनों पास आएंगे तो दोनों चल कर आएंगे। एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, दोनों चल के आएंगे। जब दोनों चल के आएंगे तो जाहिर सी बात है अपनी एनर्जी भी रिलीज करेंगे, अपनी एनर्जी भी रिलीज करेंगे। दुनिया में जब जब भी अट्रैक्शन होगा बेटा, एनर्जी रिलीज होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, दुनिया में जब जब भी अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, रिपल्शन जब जब भी होगा एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब फिलहाल तो मैं अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, फिलहाल तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। तो क्या एटम्स के बीच में रिपल्शंस नहीं होते सर, होते हैं, लेकिन नेग्लिजिबल होते हैं, लेकिन हमने उसको क्या माना है, नेग्लिजिबल माना है। हम ये मान रहे हैं कि रिजल्टिंग हमारे सामने यह है कि बॉन्ड बन रहा है। रिजल्ट क्या है हमारे पास, कि बॉन्ड बना हुआ है। हम बनवा नहीं रहे, हमारे सामने मॉलिक्यूल है, फिर हम सोच रहे हैं कि ये कैसे बना होगा। केमिस्ट्री जो है बेटा रिजल्ट के बाद ऑब्जर्वेशंस पर चलती है, हमारे सामने रिजल्ट है,
मॉलिक्यूल्स हैं हमारे सामने बने हुए हैं, फिर हम कयास लगा रहे हैं कि ये कैसे बने होंगे, हम सोच रहे हैं। तो बस उसी सोच में, उसी कल्पना में मैं आपको समझाया जा रहा हूं कि क्या हुआ होगा, एक एटम दूसरे एटम के पास आया होगा, दोनों को देखकर अट्रैक्शन हुआ होगा। दुनिया में जब भी अट्रैक्शन होगा, मैंने अभी बताया, एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों वर्क कर रहे हैं। जब सिस्टम वर्क करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, या आप थर्मोडायनेमिक्स में जाके पढ़ोगे। तो ये दो एटम का एक सिस्टम मानो, दो एटम का एक सिस्टम मानो, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज का मतलब क्या मैं इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक बोल दूं? क्या मैं इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक बोल दूं? यस सर, आप बोल दीजिए। तो इसका मतलब हो गया कि क्या बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक? बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। यस, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बिकॉज जब ये पास आ रहे हैं तो बॉन्ड बन रहा है, और जब बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। क्यों हो रही है बेटा? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। बस यही समझाने के लिए ये ग्राफ लिखा हुआ है। और ये ग्राफ में आपको जो दिख रहा है, ये ग्राफ अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करते हुए दिख रहे हैं। इसमें आपको एटम क्या दिखेंगे बेटा? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करते हुए दिखेंगे। मान लीजिए ये एटम ए है और ये एटम बी है, कुछ दूर थे, फिर ये एटम ए है और ये फिर एटम बी है, थोड़े पास आए, फिर ये एटम जो है आपस में ही जुड़ गए, ये ए और बी फिर से जुड़ गए। तो मैं एक कंडीशन जो आपको रेड कलर में शायद अच्छे से नहीं दिख रही होगी, मैं आपको समझाता हूं। ये वो कंडीशन है जहां पे बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहां पर ये वो कंडीशन है जहां पर ये थोड़ा थोड़ा पास है, और ये वो कंडीशन है जहां पे थोड़ा थोड़ा दूर है। ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं। ये एटम ए और ये एटम बी एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट हो गया बेटा। अट्रैक्शन फोर्स जब भी डोमिनेंट होगा, दो एटम पास आएंगे, पास आके अपनी एनर्जी को कम करेंगे। मतलब इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है कम करने का मतलब, अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है बेटा, तो जाहिर सी बात है कि ये कैसा होगा। एक सेकंड रुकिए बेटा, है ना। ये अगर जीरो मान ले तो ये तो पॉजिटिव में हो गया, और ये कैसा हो गया बेटा? नेगेटिव में हो गया। हर किसी एटम की पोटेंशियल एनर्जी होती तो जीरो या नेगेटिव ही है। प्लस में होगा तो फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पॉजिटिव में होगा तो फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। इस ग्राफ को इसी लाइन से क्यों शुरू किया गया? इस ग्राफ को जीरो या नेगेटिव से ही शुरू किया जाता है, क्योंकि किसी भी एटम की पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो नेगेटिव में ही होती है, जीरो भी बहुत कम होती है, लेकिन यहां पर इधर से इधर आया तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कम हुआ। यहां पर आते आते एक पॉइंट आया जिसको मैंने बोल दिया बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। क्या बोल दिया मैंने इसको? बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। सर आपने कहा कि एनर्जी डिक्रीज होगी, हुई सर, इस पॉइंट तक ही हुई, इस पॉइंट तक हुई। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पहले तो मुझे आप ये बताइए कि इतनी बात तो आपके समझ आ गई होगी बेटा, इतनी बात तो आपके समझ आ गई होगी, ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों कंडीशन में यहां पर भी अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन से, और यहां पर भी अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन से, तभी तो अप्रोच कर रहे हैं बेटा। फिर यहां आकर रुक गए, यहां आकर रुक गए, इस जगह पे आकर रुक गए, इसलिए इसको बोल दिया क्या? बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। इसको क्या बोल दिया? बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। इसका मतलब है यहां पर बेटा अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो गए। यहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या हो गए बेटा? बराबर हो गए। मतलब अब अपनी मर्जी से ना तो वो पास आना चाहते हैं, ना ही दूर आना चाहते हैं। मतलब यहां आके रुक गए, यहां आके रुक गए, जिसको हमने क्या बोल दिया अपनी भाषा में कि भैया बॉन्ड बन गया। क्या बोल दिया हमने उसको? कि बॉन्ड बन गया। अब और पास नहीं आएंगे, अब और पास नहीं आएंगे। लेकिन अब आप इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो। अब क्या करोगे? आप इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो, ठीक है। जब इस बॉन्ड को आप तोड़ना चाहोगे तो आप सिस्टम पे वर्क करो। अब तक ये सिस्टम वर्क कर रहा था, अब ये अपनी मर्जी से ही पास आ रहे थे, लेकिन अगर अब अपनी मर्जी से पास नहीं आना चाहते हैं तो आपको पास लाना पड़ेगा। मतलब आपको सिस्टम को पास लाना पड़ेगा। जब आप इससे ज्यादा पास लाने की कोशिश करोगे बेटा, तो अगर आप समझ गए हो तो बताओ, इस वहां से यहां से जस्ट अगले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, ये यहां से जो ये पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, यहां से ये जो ग्राफ जा रहा है, ये सब में रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा अट्रैक्शन से। रिपल्शन कहां हो जाएगा? ज्यादा अट्रैक्शन से। उस एक पॉइंट के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद आप देखो एनर्जी फिर से बढ़ना शुरू हो गई। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद एनर्जी फिर से बढ़ना शुरू हो गई। मतलब अब सिस्टम वर्क नहीं करना चाहता, मतलब सिस्टम अपनी मर्जी से पास आ गया, लेकिन अब आप और ज्यादा पास ला रहे हो। अब और ज्यादा पास ला रहे हो बेटा, तो फिर क्या? रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। इससे ज्यादा पास लाओगे तो रिपल्शन बहुत हो जाएगा। रिपल्शन अगर हो गया तो फिर बॉन्ड टूट जाएगा। रिपल्शन हो गया तो फिर बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए इस पॉइंट के बाद ये जो एनर्जी बढ़ती हुई दिख रही है, इनको बोलते हैं हम क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन वाला हिस्सा। ये कौन सा हिस्सा हो गया बेटा? बॉन्ड डिसोसिएशन। यानी अब ये बॉन्ड टूट रहा है। मैंने आप एक ग्राफ के
चलते एक ग्राफ से मैंने आपको बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह भी समझाई, बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट भी समझाया, और अब मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि बॉन्ड टूटता कैसे है। तो बॉन्ड टूटता है हम जब एनर्जी देते हैं तब। बॉन्ड कैसे टूटता है? हम जब एनर्जी देते हैं तब। तो इसका मतलब है हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए ये ग्राफ ऊपर आ जाता है। सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए आप क्या बोलते हो? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलते हो बेटा आप उसको? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप दे रहे हो तो जाहिर सी बात है सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। मतलब ये जो सिस्टम जितनी भी एनर्जी पर था अब अपनी एनर्जी को इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। इस एक पॉइंट के जस्ट आगे वाले पॉइंट पर बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी जो है सिस्टम की बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन का रीजन क्या था, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन कैसे हुआ। डिसोसिएशन का मतलब होता है बेटा टूटना। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो समझ में आया? यहां तक कहानी सारी समझ में आ गई। चले अब देखो कि यहां पर दो कंडीशन लिखी हुई है, यहां पर दो कंडीशन लिखी हुई है। पहली कंडीशन देखो, इन्होंने पहली कंडीशन में लिखा है ऑक्टेट रूल। पहली कंडीशन में क्या लिखा है? ऑक्टेट रूल। और जो ये आपको ग्राफ समझाया गया है, ये जो आपको ग्राफ समझाया गया है, ये आपका बी वाली कंडीशन है, ये बी वाली कंडीशन है बेटा। ए वाली कंडीशन तो ये है कि उन्होंने एनर्जी की कोई बात नहीं करी। पहली कंडीशन में इन्होंने बोला कि जो हर कोई एटम जो है अपने वैलेंस शेल में, हर कोई एटम अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। सर ये वैलेंस शेल क्या है? बेटा वैलेंस शेल होता है आउटर मोस्ट शेल। जनरली क्या बोलते थे हम उसको? आउटर मोस्ट शेल। सर ये शेल क्या होता है? शेल होता है एन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया क्या, मैंने क्या लिख दिया बेटा? यहां पे लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया 1s2 2s2 2p3। क्या लिख दिया बेटा? 1s2 2s2 2p3। तो बताओ बेटा इसमें n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2 है, तो वो आपका शेल नंबर हो गया। इसमें क्या हो गया आपका? शेल नंबर कौन सा हो गया? ये वाला शेल हो गया। तो ये पूरी क्या कहलाएगी? वैलेंस शेल कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? आपकी वैलेंस शेल कहलाएगी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी अगर अभी देखोगे आप तो 2 and 3 कितने हैं? 5 हैं। इसमें कितने हैं? टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने चाहिए बेटा? 8 चाहिए। मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन करने के लिए बनाएगा? अब मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की अपनी वैलेंस शेल में और जरूरत है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की। तो उसके लिए ये बॉन्डिंग करेगा, उसके लिए ये क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा। अलग अलग कारण से हो सकता है बॉन्डिंग में, हो सकता हो ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले, हो सकता हो कि ये ट्रांसफर कर ले। तो ये तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर कोई अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। ऐसा समझाता था ऑक्टेट रूल। हम अभी आगे डिटेल में आने वाले हैं, इसमें हम डिटेल पर आने वाले हैं। ऑक्टेट रूल को हम डिटेल में भी समझेंगे। फिलहाल सिर्फ इस बात से समझो कि यहां पर 5 है, इसकी जगह इसको वैलेंस शेल में 8 चाहिए। तो ये जिस तरह से यहां पे लिखा हुआ है ऐसे हर एक की वैलेंस शेल होगी, हर एक की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसा किसने कहा? ऑक्टेट रूल। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोगों को पता चला कि यार ऐसा कुछ नहीं है। जिनके वैलेंस शेल में 8 से कम है, 8 से ज्यादा है, वो सब भी स्टेबल स्पीसीज थी। तो इसका मतलब है इनकी वजह तो फिर ऑक्टेट नहीं रही होगी, है ना? अगर होती तो ये आज स्टेबल नहीं होते। 8 से कम वाले भी नहीं होते, 8 से ज्यादा वाले भी नहीं होते। फिर ये स्टेबल क्यों हो गए? मतलब फिर समझ में आया कि केवल ये वजह नहीं होती इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन की, सॉरी केमिकल के कॉम्बिनेशन की, बॉन्ड फॉर्मेशन की केवल एक वजह नहीं होती। वजह क्या क्या हो सकती है? वजह एक और हो सकती है जो सबसे ज्यादा काम में आएगी, टू एक्वायर स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। जितना हो सकेगा एक एटम मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जितनी उसकी औकात होती है उतने फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। क्यों? क्योंकि जब जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। तो बॉन्ड बनाने के तरीके से, बॉन्ड बनाने की वजह से वो अपनी एनर्जी रिलीज करते जा रहा है, मतलब अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करता जा रहा है, और उसी वजह से वो स्टेबिलिटी पाता जा रहा है। मतलब जितनी कम एनर्जी होगी, जितनी कम एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो फिर बाद में समझ आया कि एनर्जी से रिलेट करके देखोगे तो ज्यादा अच्छी चीज है। ये है आपकी मॉडर्न अप्रोच। आज जो हम पढ़ते हैं सारी बॉन्डिंग जो है वो इस पर चलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ऑक्टेट को भूल जाएं। ऑक्टेट रूल भी बहुत बड़ा रूल था, उसने भी खूब सारे मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को समझा दिया था। लेकिन जिनका नहीं समझा पाया वो भी तो फिर
समझाने पड़ेंगे। तो हम दोनों को लेके चलेंगे बेटा, हम दोनों को लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऑक्टेट को पूरी तरह से भूल जाएं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि 20% अगर ऑक्टेट है तो 80% आपका मॉडर्न है, तो लेकिन 20% अगर कहीं से जवाब ऑक्टेट से आता है तो हम उसको जो है वो भुला नहीं सकते। ऑक्टेट भी हम वहां पर पढ़ने वाले हैं। चले, तो बिना देर किए हम आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन का मेन रीजन क्या है? अट्रैक्शन। बॉन्ड फॉर्मेशन का मेन रीजन क्या है बेटा? सिर्फ अट्रैक्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अट्रैक्शन है, इसी वजह से पास आ रहे हैं। एनर्जी कम कर रहे हैं, एनर्जी कम कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं, इसी वजह से हर कोई एटम पास आता है। समझा दिया बेटा इस पूरे ग्राफ से? आगे बढ़े, चलो। केमिकल बॉन्ड में जो एनर्जी रिलीज होती है, तो यहां पर एक क्लासिफिकेशन किया हुआ है और मैं लिख रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी released during bond formation। बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरिंग कौन कौन सी एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है मतलब अट्रैक्शन जबरदस्त हुआ होगा। ज्यादा एनर्जी रिलीज करी मतलब अट्रैक्शन जबरदस्त हुआ होगा। अट्रैक्शन जबरदस्त होगा तो बॉन्ड कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इसका मतलब जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं उन सबको स्ट्रॉन्ग क्यों बोला गया? क्योंकि उनके फॉर्मेशन के वक्त पर कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी? ज्यादा हुई होगी। किससे ज्यादा होगी? वीक बॉन्ड। तो वीक बॉन्ड भी होते हैं। वीक बॉन्ड क्यों बोला उनको? क्योंकि उनमें जो अट्रैक्शन हुआ उसमें कंपैरेटिवली एनर्जी जो है वो कम रिलीज हुई। रिलीज तो हुई लेकिन कम रिलीज हुई, इसलिए उनका नाम हो गया क्या? वीक बॉन्ड। इसलिए उनको क्या बोल दिया बेटा? वीक बॉन्ड बोल दिया। समझ रहे हो? तो ये केमिकल बॉन्ड का एक चार्ट दिया हुआ है। बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा कि आज के लेक्चर में हम बहुत कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं करने वाले। सिंपल सिंपल सी बातें कि सर ये चार्ट स्ट्रॉन्ग और वीक क्यों बोल दिया। छोटे छोटे डाउट जो आपके दिमाग में रहता है कि सर आपने किसके बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बोल दिया है ना, और किसी को वीक बोल दिया। बेटा जो बॉन्ड बना था वो अट्रैक्शन की वजह से बना था। अट्रैक्शन की वजह से उसमें एनर्जी रिलीज हुई थी। एनर्जी कितने अमाउंट में रिलीज होगी उस पर बेस्ड मैंने दो कैटेगरी कर दी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो जिनमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, वीक वो जिसमें कम होती है। स्ट्रॉन्ग में पहला आता है बेटा आयोनिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग में पहला कौन सा आता है? आयोनिक बॉन्ड। सभी जानते हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आयोनिक बॉन्ड होता क्या है? आयोनिक बॉन्ड होता है आपका बाय द किससे बनता है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सब सीखेंगे, सब पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? ये भी बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर फिर फर्क क्या है? अभी लिखूंगा और आगे समझेंगे, अभी सिर्फ लिखूंगा, पढ़ेंगे आगे। ये बनता है बेटा इक्वल शेयरिंग से। किससे बनता है? इक्वल शेयरिंग से। और ये कैसे बनता है? अनइक्वल से। होती दोनों में शेयरिंग है लेकिन शेयरिंग का तरीका अलग होता है। शेयरिंग का तरीका अलग होता है, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज शेयरिंग तो यहां पर भी हो रही है बट टाइप ऑफ फॉर्मेशन अलग है। उसको हम सिंपल कोवेलेंट बोल देते हैं और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। एक ही बात है बेटा, बात एक ही है। बनने के बाद ये बिल्कुल उसके जैसा ही हो जाएगा, हूबहू। बी और सी की एनर्जी में कोई फर्क नहीं होता। बी और सी की एनर्जी में कोई फर्क नहीं होता। बी और सी के बनने का तरीका अलग अलग होता है। एक में इक्वल शेयरिंग होती है, दैट इज योर सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, और एक में अनइक्वल शेयरिंग होती है, दैट इज योर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर आगे जाके हम दोनों के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर ही हमारा यही है। हम लोग पढ़ने भी कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, यही सब वाले। हाँ, ये चीज हम पढ़ेंगे नहीं, ये मेटालिक बॉन्ड होता है तो ये नहीं करेंगे। बिटवीन मेटल्स लिख के छोड़ दूंगा मैं, बिटवीन मेटल्स, क्योंकि ये चीज इनऑर्गेनिक के अंदर है नहीं तो हम डिस्कस करेंगे भी नहीं। मेटल मेटल के बीच में भी बॉन्ड होता है, ना ट्रांसफर होता है ना शेयरिंग होती है, लेकिन एक तरह का बॉन्ड बनता है। कैसे? कि हर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। चलिए थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं यहीं पर। हर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस। अब ये प्लस और प्लस पास क्यों आ गए? प्लस और प्लस के पास आने की वजह बेटा एक ही होती है, प्लस और प्लस के पास आने की वजह होती है माइनस। प्लस और प्लस के पास आने की वजह क्या होती है? माइनस। मतलब जो भी इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो इस तरह से लैटिस के बीचों बीच घूमता रहता है। इन्होंने जो भी इलेक्ट्रॉन लूज किया वो कहां घूमता रहता है? इनके सराउंडिंग में। ये जो खाली स्पेस है इनके चारों तरफ जो है वो घूमता रहेगा। ये क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ घूमते रहेंगे तो इन दोनों प्लस को हमेशा लगता रहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा, ये इलेक्ट्रॉन मेरा। तो ये दो प्लस आपस में पास होने की वजह से यही है
है ना, इसको समझाया था मतलब डॉग एंड बोन मॉडल से, है ना। ये डॉग एंड बोन मतलब दो डॉग्स को के बीच में एक हड्डी फंसा दो, दोनों को ऐसा लगता रहेगा कि ये मेरी है ये मेरी है, लेकिन उस हड्डी की वजह से वो दोनों आपस में से जुड़े हुए हैं, हड्डी की वजह से वो दोनों आपस से जुड़े हुए। बस बिल्कुल यही ऐसा होता है, डॉग एंड बोन मॉडल से समझते हैं हम, ये मेटल्स के बीच में बॉन्ड होता है। हमारे सिलेबस में है नहीं, इनऑर्गेनिक में है नहीं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट वगैरह में आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एक, ठीक है। हम आएगा जब वीक बॉन्ड, जो हम सबसे लास्ट में करने वाले हैं, सबसे लास्ट में इस चैप्टर के, तो हम ये दो बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं। वीकेस्ट फोर्स होता है वैन डर वाल्स फोर्स, जो है वो वीकेस्ट होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी वीक है बट ये वीकेस्ट होता है, ठीक है बेटा। अब चल सकते हैं आगे, चार्ट समझ में आ गया, ठीक है। किसके बेस पर था, रिलीज्ड एनर्जी पर बेस्ड था। चलो आ जाओ आगे आ जाओ। हाँ, कॉसल लुईस अप्रोच ऑक्टेट रूल, ठीक है। अब ऑक्टेट रूल पर आते हैं। हमने केमिकल कॉम्बिनेशन की दो वजह पढ़ी थी, एक तो ऑक्टेट और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच पर तो हम समझ लिए, ग्राफ समझ लिया, उस पर इतना ज्यादा हमको समझ आ गया कि कैसे क्या होने वाला, और आगे जाके चीजें सब उसी से चलने वाली। लेकिन ऑक्टेट रूल पर बेस्ड खूब सारी चीजें हमको सीखने की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा फॉर्मल चार्ज हो गया, ये भी हम ऑक्टेट बेस्ड ही पढ़ेंगे। तो ऑक्टेट को सीखना बहुत जरूरी है पहले, इसलिए हम सीखते हैं। इट वाज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। किस पर बेस्ड था ये, इनर्ट गैस ऑफ नोबल गैसेस। एक बार क्या हुआ कि लुईस और कॉसेल दो साइंटिस्ट थे, लुईस और कॉसेल दो साइंटिस्ट थे, बैठकर टी स्टॉल पर चाय पी रहे थे, है ना। चाय पीते पीते इनके मन में ख्याल आया कि यार अभी तक कोई बॉन्ड फॉर्मेशन की थ्योरी नहीं दे पाया, है ना, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन की थ्योरी नहीं दे पाया। सबको पता है कि ये मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये है, लेकिन पूछ रहे हैं कि क्यों बनाया, कैसे बनाया, तो किसी के पास वजह नहीं है। तो चाय की सिप लेते लेते हुए उनमें से एक ने कहा कि यार एक काम करते हैं, कुछ है नहीं तो अपन ही बना लेते हैं। बोले कैसे? बोले तूने इनर्ट गैस को कभी बॉन्ड बनाते हुए देखा है? बोले नहीं। उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताइए जरा? बोले 8 होते हैं। क्या बोला? उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। उस वक्त तक बेटा मैं आपको बता दूं, उस वक्त तक इनर्ट गैस का कोई भी कंपाउंड नॉन नहीं था। आज तो हमको पता है इनर्ट गैस भी बॉन्ड बनाती है, हम पढ़ते हैं जीनोन के खूब सारे कंपाउंड्स पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त तक पता नहीं था। जब पता नहीं था तो उस वक्त के राजा वो ही थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार अपन लगाते हैं दिमाग, अपन क्या लगाते हैं? दिमाग। ऐसी चीज बताते हैं लोगों को, है ना, जो लोगों के समझ में भी आ जाएगी और अपनी थियरी भी बन जाएगी और अपना नाम निकल पड़ेगा। तो बोले क्या करें? तो एक काम करते हैं, तू बता तूने इनर्ट गैस को बॉन्ड बनाते हुए देखा है क्या? कि मैंने तो नहीं देखा। कह रहा है एक बार और सोच ले, कोई गलती से कोई कंपाउंड नहीं हो गया तो रिस्क है, अपनी थियरी फेल हो सकती है। बोले नहीं है, आज दिन तक नहीं है। उन्होंने सर्च वर्च कर लिया, बोले यार इनर्ट गैस ने कोई बॉन्ड नहीं बना रखा। उन्होंने चाय भी आधी छोड़ दी, रख के टी स्टॉल पे और चल गए। बोले क्योंकि दिमाग में एक फितूर आया, और फितूर आया खुद का नाम बनाने का, और नाम बनाने का फितूर आपको भी पता है बहुत गंदा होता है। तो वो चढ़ गया। उन्होंने रख दिया क्या? चाय का कप रखा और चल दिए, और लोगों के सामने आके बोल दिया कि हर कोई एटम इसलिए बॉन्ड बनाता है, हर कोई एटम इसलिए बॉन्ड बनाता है क्योंकि वो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। क्या बोल दिया? हर कोई एटम इसलिए बॉन्ड बनाता है क्योंकि वो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो लोगों ने पूछा ऐसे कैसे? तो जिसने पूछा उसी से पूछा, तू बता क्या तूने इनर्ट गैस को बॉन्ड बनाते हुए देखा है? बोले नहीं। उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा बताइयो? बोले 8। तो बता, जब उसके 8 है इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, तभी तो वो बॉन्ड नहीं बना रही है। तो इसका मतलब हर कोई एटम यही तो सपना देखना है, हर कोई एटम यही तो सपना देख रहा है कि मेरे वैलेंस शेल में भी 8 हो। वो तब तक बॉन्ड बनाएगा जब तक उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। तो हर एक एटम की एक कोशिश रहती है कि वो अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कर ले? 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। ये लोगों को बकायदा इनर्ट गैस के साथ कंपेयर करके लोगों को दिखाया गया, लोगों को बताया गया, लोगों ने अप्रिशिएट किया। बोले यार क्या बात है, भाई ने सही चीज बता दी यार, वाकई में इनर्ट गैस बॉन्ड नहीं बनाती, वाकई में इनर्ट गैस बॉन्ड नहीं बनाती। इसका मतलब क्या है? क्योंकि वैलेंस शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फिर बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब ये बोल दें कि हर कोई तब तक बॉन्ड बनाएगा जब तक वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते? 8। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने को ही तो बेटा ऑक्टेट बोलते हैं। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने को ही क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली उनको ये ख्याल किस पर आया, किस वजह से आया, कि किसकी वजह से आया? कि इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन? वही आपके हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन, ये सब नोबल गैसेस हैं। इन सब के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि नोबल गैसेस का आप अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो होता है बेटा NS2Np6। कितना होता है? NS2Np6, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इस पर बेस्ड था,
कि वैलेंस शेल में इनके 8 इलेक्ट्रॉन है, सब भी अपना 8 8 करना चाहेंगे। चले बेटा आगे बढ़े। एटम्स कैन कंबाइन इधर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है, लोगों ने पूछा अच्छा ठीक है चलो तुम कह रहे हो कि एटम्स जो है वो बॉन्ड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में करना चाहता है, तो तरीका तो बताओ, एटम क्या करेगा? बोला या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर करने का मतलब किसी के वैलेंस शेल में 7 है तो एक खा जाएगा, किसी के वैलेंस शेल में 7 है तो एक खा जाएगा, एक खा जाएगा मतलब खुद माइनस बन जाएगा तो 8 हो जाएंगे। बोले बात सही है। किसी के वैलेंस शेल में अगर एक ज्यादा आ रहा है, किसी के वैलेंस शेल में एक ही पड़ा है, किसी के वैलेंस शेल में एक ही पड़ा है तो लूज कर देगा, पीछे बचे हुए वैलेंस शेल में 8 हो जाएंगे। जैसे सोडियम, जैसे क्या है सोडियम, अभी सीखोगे सब आप, जैसे क्या है सोडियम। कुल मिला के आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास होना क्या चाहिए? अल्टीमेटली वैलेंस शेल एक ऐसा होना चाहिए जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। तो या तो वो ट्रांसफर से कर सकता है या फिर कहीं पे ट्रांसफर की बात नहीं आई तो देखो ट्रांसफर किसको बोलेंगे? गेनिंग और लूजिंग को बोलेंगे बेटा। अब अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ तो इधर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज योर आयनिक बॉन्ड एंड इधर बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। उस वक्त तो उनको नाम नहीं पता था बट वो अभी अपन समझ सकते हैं कि ट्रांसफर वाले को हम आज की तारीख में क्या बोलते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और शेयरिंग वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट, ऑक्टेट पूरा करने के लिए हर कोई क्या करता है? या तो ट्रांसफर करेगा या शेयरिंग करेगा। उस पर बेस्ड हम आगे चीजें करने वाले हैं। 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑक्टेट की जगह एक वर्ड यूज होता है दैट इज डुप्लेट, दैट इज डुप्लेट, बिकॉज दोनों के पास वैलेंस शेल में कितने हैं? वैलेंस शेल में मैक्सिमम ये 1s है और 1s में कितना आ सकता है? मैक्सिमम 2 ही तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा। इसलिए ये ऑक्टेट पूरा अपनी जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा सवाल भी पूछा सकता है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट कभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकता? इनमें से कौन सा एलिमेंट कभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकता? उसके लिए क्या बोलोगे आप? कौन सा होगा वो एलिमेंट? हाइड्रोजन हो सकता है या हीलियम हो सकता है, वो कभी पूरा नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑक्टेट की बजाय क्या पूरा करेगा? डुप्लेट, क्योंकि नाम ही नहीं है उसका। 8 हो ही नहीं सकते तो फिर उसके लिए क्या बोलते हैं बेटा? डुप्लेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये लुईस सिंबल। क्या आते हैं बेटा? ये लुईस सिंबल। अब ये लुईस सिंबल क्या है? तो क्योंकि इन्होंने अभी इतनी अपनी झांकी जमाना स्टार्ट करी है तो और भी चीजें तो सिखाएंगे, तो इन्होंने कहा देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम एक डॉट से प्रेजेंट करेंगे और उस डॉट को हम बोलेंगे, हमने बनाया है तो हम बोलेंगे लुईस जो है डॉट सिंबल। क्या बोलेंगे उसको? लुईस सिंबल, लुईस डॉट सिंबल। इसमें एक मिसिंग है, डॉट और लिख देना। तो बताओ, मान लीजिए मैंने यहां से शुरू किया बेटा लिथियम से, उसके बाद में बेरिलियम, ऐसा हर एक ग्रुप के लिए होगा। मैं आपको सिर्फ सेकंड पीरियड दिखा रहा हूं तो ऐसा नहीं कि सेकंड पीरियड के लिए हो बेरिलियम, फिर यहाँ पे बोरोन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे फ्लोरीन और फिर यहाँ पे नियोन। ये हो गया आपका। ठीक है, अब ध्यान से समझो, अलग अलग कलर से वैलेंस शेल। इसका वैलेंस शेल क्या होता है? इसको आप क्या बोलोगे? 1s2, ये 2s1। इसके बाद ये क्या हो जाएगा? 1s2 तो है ही, लेकिन आगे का क्या हो जाएगा? 2s2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूं 1s2 2s2। अब ये 1s2 2s2 फिर क्या चला जाएगा? 2s2 2p1 लिख दूं बेटा इसको डायरेक्ट। 1s2 से हमको मतलब नहीं क्योंकि वैलेंस शेल तो आउटर मोस्ट होती तो दो दो वाले ही लिखूंगा। फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2s2 2p2 हो जाएगा। उसके बाद 2s2 2p3 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिख दूं? 2s2 2p4, 2s2 2p5 एंड दैट इज योर 2s2 2p6, 2s2 2p6। ठीक है, अब देखो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिए। अब बताओ मुझे, क्या आप इसका डॉट लगा सकते हो? अरे डॉट कुछ नहीं है, ये देखो ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये पूरा है, 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 ये पूरा है। अब क्या करना है? इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? एक है तो एक डॉट लगा दो, इसको बोलते हैं डॉट सिंबल। इसमें कितने? 2 हैं तो 2 लगा दो भाई, इधर भी और इधर भी। इसमें कितने? 3 है तो 3 लगा दो, इधर इधर इधर। इसमें कितने? 4 है, 4 लगाओ भाई, ये रहो 4, ये इस पे लगा दिए 4। इस पे कितने? 5 है तो 5 लगा लो, 1 2 3 4 और ये 5। इस पर कितने? 6 है, 6 लगा दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके में कितने हैं? 7 हैं, 7 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7। ये लो, इसके 8 है तो पूरे पूरे लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लो। ऐसा आप किसके किसके लिए सोच सकते हो?
तो इसके नीचे आने वाले सबके लिए, सोडियम के लिए भी ऐसा ही एक डॉट लगेगा, बेरिलियम के नीचे आने वाले के लिए भी ऐसा ही एक डॉट लगेगा, और बोरॉन के लिए नीचे आने वाले जैसे एल्यूमिनियम है तो सब में 3 लगेंगे, कार्बन के नीचे आने वाला सिलिकॉन है तो उसमें 4 लगेंगे, तो सबके नीचे आने में भी उतने ही डॉट लगेंगे। मैंने आपको सेकंड पीरियड सिखाया है तो ऐसा नहीं कि केवल सेकंड पीरियड का ही सिखाया है, नीचे आने वालों में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, याद रखना, एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो इस ग्रुप के सब में ऐसा ही होगा, इस ग्रुप के सब में ऐसा ही होगा, ऑक्सीजन के ग्रुप में सब में ऐसा ही होगा, नाइट्रोजन के ग्रुप में सब में ऐसा ही होगा, कार्बन के ग्रुप में सब में ऐसा ही होगा। और आपको कुछ नहीं करना, आपसे पूछ लिया, सीधा सीधा पूछ लिया, जैसे हम फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आपको नाइट्रोजन वाला पता होना चाहिए, वही फास्फोरस का होगा। तो आप बोलोगे 5 होते हैं, नाइट्रोजन के लिए कितना बोलोगे बेटा, 5 होते हैं, तो फिर फास्फोरस के लिए भी 5 होते हैं। बस ऐसा सोचना है। सवाल करते टाइम दिमाग में क्या रखना है कि जो सेकंड पीरियड में सर ने लिखाया था वही बाकी उस फैमिली के किसी भी एलिमेंट के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो उतने ही होंगे। क्लियर है? चले आगे, चलो लुईस डॉट सिंबल हो गया। अब तब तक आप इसको नोट करो, एक बार नोट करो, जल्दी नोट करो। हाँ भाई, कर लिया नोट? आगे चले, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। देखो हमने 2 चीज पढ़ी है, ट्रांसफर पढ़ा है और शेयरिंग। 2 तरीके से हो सकता है। तो पहले अपन फॉर्मेशन ऑफ NaCl पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये ऑक्टेट कंप्लीशन होगा बाय द वे ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम ऑक्टेट कैसे पूरा करेंगे। ठीक है, सोडियम क्या होता है बेटा, नियोन। नियोन को क्या लिख सकते हो आप, 1s2 लिख सकते हो, 2s2 लिख सकते हो, 2p6 लिख सकते हो, और फिर ये 3s1 होगा, ऐसा लिख सकते हैं नियोन। इसको अपन लिख सकते हैं, इसलिए ब्रैकेट में नियोन लिख के डायरेक्ट 3s1 लिख दिया जाता है। ये एक शॉर्ट तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। अब जरा आप यहां एक चीज नोट करोगे, और वो चीज क्या है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, यानी क्या बन जाए बेटा, Na+ बन जाए। क्या बन जाए, Na+ बन जाए। जब Na+ बन जाएगा तो बताओ ये कैसा बन जाएगा, नियोन जैसा बन जाएगा, क्योंकि 3s1 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो पीछे सिर्फ नियोन नियोन बचेगा। नियोन का मतलब क्या हो गया, 1s2 2s2 एंड 2p6 हो गया। मतलब यहां पर वैलेंस शेल में कितने हो गए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये अब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर चुका है। मैंने कहा था चाहे ट्रांसफर से करे चाहे किससे करे, शेयरिंग से करे। यहां पर ये किस तरह से हुआ है, ट्रांसफर से हुआ है। किस तरह से हुआ है बेटा, ट्रांसफर से हुआ है। आगे देखिए, Cl है और ये होता है बेटा नियोन 3s2 3p5। यहां पर टोटल कितने हो रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अगर ये इसका लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन खा जाए तो ये भी अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, यानी ये कितने हो गए आपके, 8 इलेक्ट्रॉन। और इन सबको मिला के क्या लिख सकते हैं, आर्गन लिख सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए, तो अब ये जब प्लस बन गया और ये माइनस बन गया तो इससे क्या बन जाता है, Na+ और Cl- के बीच में जबरदस्त अट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक प्लस बन गया एक माइनस बन गया। तो यहां पर जो अट्रैक्शन हुआ उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्ड बना उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। कैसा बोलते हैं ये अपन, आयोनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड हो गया ये, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, क्यों बना था, ट्रांसफर से बना था। क्यों बना था, किस तरह से बना था, सॉरी ट्रांसफर से बना था। क्यों बना था, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करना था। समझ आया? चलिए, तो आपने ट्रांसफर के थ्रू ऑक्टेट कैसे पूरा होता है समझा। अब शेयरिंग के थ्रू कैसे पूरा होगा, बाय द वे ऑफ शेयरिंग, है ना, बाय द वे ऑफ शेयरिंग। ऑक्टेट कंप्लीट करना है बाय द वे ऑफ शेयरिंग, तो उसमें हम इस तरह के फॉर्मेशंस देखेंगे। सबसे पहले हम सबसे आसान चीज लेते हैं बेटा, सबसे पहले हम Cl2 लेते हैं, और इस पर मैं कुछ टर्म्स आपको सिखा दूंगा। कुछ टर्म्स भी हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं, उनका ध्यान रखना। वो टर्म्स हमेशा आपको पता होनी चाहिए क्या होती है ना। एनसीईआरटी में एक पेज पर पूरी टर्म्स को समझाया हुआ, आपको टेंशन नहीं लेना है ना। मैं आपको, वो इतनी बेसिक टर्म्स हैं कि वो हर जगह काम आएगी, तो उनके लिए अलग से ऐसा नहीं कि स्लाइड बना के बैठे कि इसको ये कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी किसको कहते हैं, बॉन्ड लेंथ किसको कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी किसको कहते हैं, बॉन्ड एंगल किसको कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर किसको कहते हैं। ये सब सीखने की जरूरत नहीं है, ये इतने बेसिक नाम है, इतने बेसिक नाम है कि हर जगह ये टर्म्स यूज होगी पूरी केमिकल बॉन्डिंग में। और इनका एक बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है, इनके नाम में इनका मतलब छुपा हुआ है, तो घबराना नहीं है आपको। इनके नाम में ही आपका मतलब छुपा हुआ, इनका मतलब छुपा हुआ, तो घबराना नहीं। बस आपको सिंपल एक चीज देखनी है, और वो क्या है कि जैसे आपका Cl और Cl का फॉर्मेशन है, Cl और Cl का फॉर्मेशन है, जैसे Cl2 का फॉर्मेशन हम सबसे पहले करते हैं Cl2 का। तो बेटा देखो, ये 2 क्लोरीन से बना हुआ है। एक क्लोरीन का हिसाब किताब लिख देता हूं मैं इधर। एक क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने होंगे, तो बेटा एक क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने होंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p5, मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हो गए। कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बताओ अब क्या करेगा? 7 लगा दूं मैं यहां पे डॉट, 1 2 3 4 5 6 और यहां पे एक लगा दिया 7। ठीक है, दूसरा Cl भी यहां पर इसी तरह से होगा, दूसरा Cl भी यहां पर इसी तरह से होगा। इसके भी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका 7। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? अब देखो ध्यान से, अगर अभी ये अपने खुद के काउंट करेगा, अपने खुद के काउंट करेगा तो 7 ही होंगे, लेकिन मैं ये बोलूं कि इसको अगर अपन साथ में काउंट करवा दें इस तरह से, मतलब ये वाला, अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 7 तो यहां तक हो रहे थे, अब इसके बीच में एक और आ गया, शेयरिंग हो गई। तो शेयरिंग का मतलब ऐसा थोड़ी कि यही सिर्फ इस वाले का काउंट करेगा, बेटा इसका भी हक है उधर वाले का काउंट करना। तो बताओ शेयरिंग का मतलब है कि ये भी जब काउंट करेगा तो उधर वाले को भी करेगा। ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बॉन्ड बन गया Cl और Cl के बीच में? एक बॉन्ड। कितना बन गया? एक बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुए? कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुए बताओ? शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है? 1 बॉन्ड। 1 बॉन्ड मतलब इसको बोलते हैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना लिख दिया? 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 कब बोलेंगे? जब दो के बीच में एक बॉन्ड होगा। तो आज के बाद आपको ऐसा थी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है सर, डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, नहीं बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सिंपल एक ही आज ही बोलूंगा, फर्स्ट और लास्ट बोलूंगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स। और नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं? नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 2 थे। डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 2 डिवाइड बाई 2 करोगे 1 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका। इसी तरह से हम ऑक्सीजन के लिए भी समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन वाला लेते हैं। देखो आ जाओ, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बोलो 1s2 2s2 2p4। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए 6। इसको रिक्वायरमेंट कितने थी? 7 थी। तो कितने रिक्वायरमेंट की जरूरत थी? 1 की जरूरत थी, तो 1 शेयरिंग में कर दिया। एक क्लोरीन ने 1 शेयर कर दिया, दूसरे क्लोरीन ने भी 1 शेयर कर दिया। ऑक्सीजन में भी एक ऑक्सीजन के पास कितने की कमी है? 2 की कमी है। तो एक ऑक्सीजन 2 शेयर करेगा, तो दूसरा भी 2 शेयर करेगा। अब देखो एक ऑक्सीजन को मैंने यहां बनाया, दूसरे ऑक्सीजन को मैंने यहां बनाया। सीखते जाना बेटा। ये आपका हो गया कितने? 6 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं मुझे, 1 2 3 4 और ये बना दिए 5 6। इसके भी बना दूंगा, इसके भी ऐसे ही बना दूंगा, 1 2 3 4 5 और 6 बन गए बेटा। अब क्या करना है? 6 तो है ही सही, लेकिन अगर ये 2 वाले का साथ में काउंट कर लूं तो ये 8 हो जाएंगे। क्या? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 2 वाले भी इसको बोलो तू भी काउंट कर ले, तो ये कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। यहां शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड मींस बॉन्ड कितना हो जाएगा? मींस कितना हो जाएगा? 2 बॉन्ड। कितना हो जाएगा? 2 बॉन्ड। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। 2 बॉन्ड हो गए, मतलब कितना? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। इसका मतलब इसको बॉन्ड ऑर्डर कितना लिख दूंगा बेटा? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। क्या इसी तरह से हम N2 के लिए भी सोच सकते हैं? इसी तरह से हम N2 के लिए भी सोच सकते हैं। तो हम यहां पर एक स्लाइड ऐड कर लेते बेटा। चलो यहां पर हम N2 का बना लेते हैं। अब N2 का, N2 में नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p3। कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन से जरूरत कितने की पड़ेगी? 8 के लिए 3 की पड़ेगी, तो ये 3 शेयरिंग में डालेगा। तो मतलब यहां पर अगर एक नाइट्रोजन है और दूसरा नाइट्रोजन है, जरा बताओ क्या मैं इसके इलेक्ट्रॉन बना सकता हूं? 1 2 3 और यहां पे बना दिया 1 2 5 बन गए। क्या इसके लिए भी बना सकता हूं बेटा? ये 1 ये 2 और यहां पर भी कितने बना दूं मैं? 3 बना दूं। कितने हो गए? टोटल 5 5 हो गए। अब मैं जब काउंट करवाऊंगा तो शेयरिंग का मतलब है कि मैं इसके भी काउंट करूंगा। अब बताओ कितने हो गए? 3 और 3 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये लो, ये मैं इसके भी शेयरिंग करवाऊंगा इस तरह से। बताओ इसके भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? तो 6 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। तो मतलब बॉन्ड कितने हो जाएंगे? मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? या बॉन्ड कह दे, डायरेक्ट बोल दें कि 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका? बॉन्ड ऑर्डर हो गया कितना? 3। यानी ये कैसा मॉलिक्यूल दिखेगा? N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा बनेगा बेटा। ये कैसा बनेगा?
N ट्रिपल बॉन्ड N, N2 ऐसा होता है N ट्रिपल बॉन्ड N। अब आपने देखा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि Cl2, O2 और N2 तीनों ही केस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। जितना रिक्वायरमेंट होती है उतना शेयर कर दो, जितना रिक्वायरमेंट होती है उतना शेयरिंग में डाल दो, तो आपका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। क्लोरीन को एक की जरूरत थी, उसने एक शेयर कर दिया, इसने भी और इसने भी एक एक शेयर कर दिया। इनको दो की जरूरत थी, तो इसने और इसने दोनों ने मिलकर कितने, दो दो, मतलब 4 शेयरिंग में डाल दिए। और इसने क्या कर दिया कि इसको 3 और 3 की कितनी जरूरत थी, 5 है, तो 3 की जरूरत थी ऑक्टेट के लिए, 8 करने के लिए, तो इन्होंने 3 शेयरिंग में डाल दिए बेटा। 6 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, बॉन्ड ऑर्डर इज 3 बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है अब नहीं बताऊंगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, तो जो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी जो भी रिलीज होती है उसको बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, वो सब क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या कहलाएगी, जो एनर्जी बॉन्ड बनने में रिलीज हुई है उतनी की उतनी आपको उसको तोड़ने में देनी पड़ेगी, वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, 3 टर्म हो गई। उसके बाद बॉन्ड लेंथ किसको कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ किसको कहते हैं बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ किसको कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि 2 एटम के बीच की डिस्टेंस, 2 एटम के बीच की डिस्टेंस उसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। और उसी को हम बोल देते हैं क्या, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। हमने पढ़ा है 2 एटम के बीच की डिस्टेंस, 2 एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कहलाती है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसको ही आगे जाके हम क्या बोल देते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं बेटा। क्लियर है यहां तक, चले आगे आ जाओ। अब आता है हाउ टू राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कि सर हम आपने सिंपल चीजें बता दी, वो O2 Cl2 N2 वगैरह वो तो बता दिया, तो हम इनकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखें, जिनमें एक से ज्यादा एटम है, हमको कैसे समझाएं। तो बेटा इसके लिए मैं एक जुगाड़ लेके आया हूं। पहली बात, कान खोल के सुन लेना, ये जुगाड़ सिर्फ कहां पर लगेगा, जो ऑक्टेट फॉलो करते हैं उसी में लगेगा, जो ऑक्टेट फॉलो करते हैं उसमें लगेगा। जो ऑक्टेट फॉलो नहीं करते हैं उसमें ये नहीं लगेगा, ध्यान रख लेना, उसमें ये नहीं लगेगा। आप इस ट्रिक को अगर आगे जाके हर जगह लगाओगे और फिर मुझे मैसेज करोगे कि सर ऐसा कैसे वैसे, तो बेटा मैं एक ही बात बोलूंगा कि मैंने साफ साफ बोला था कि जिनके लिए मैं करवा रहा हूं उनके लिए समझ लो, साइंटिस्ट मत बनना, रिसर्च मत करना, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए। केमिस्ट्री इतनी ही नहीं है, केमिस्ट्री बहुत बड़ी है बेटा, पूरा जीवन कम पड़ जाएगा अगर पूरी केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो जिंदगी कम पड़ जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, जिंदगी बनानी है। ठीक है, डॉक्टर बनना है, आपका सपना है, ठीक है, डॉक्टर बनने का। उसके लिए जितनी जरूरत है उतनी पढ़ो, रिसर्च मत करो, साइंटिस्ट मत बनो। हमको भी चीजें क्या है, हम भी उतने लेवल की थोड़ी जानते हैं। आज मैं कह दूं कि मैं पूरी केमिस्ट्री जानता हूं तो मैं तो गलत हूं बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब है जहां तक जरूरत है वहीं तक जो है आपको पढ़ना है, और वो हमको पता है। आप अपना दिमाग लगा के क्या करते हो कि ना तो उसका जवाब आता है, ना वो लॉजिकल चीज होती है जो आप पूछते हो, फिर कंफ्यूजन होता है, अल्टीमेटली आपको सब्जेक्ट से नफरत होने लगती है, आप सब्जेक्ट को साइड में फेंक देते हो कि लो हटाओ, ये समझ नहीं आता, इसको हटाओ यार। अरे भैया, समझ में नहीं आने की वजह कहां से शुरू हुई थी, आपने ऐसे काम करना स्टार्ट कर दिए सब्जेक्ट के साथ कि वो सब्जेक्ट समझ में आएगा ही नहीं। आपने अपना दिमाग लगाना जहां शुरू कर दिया ना, टीचर से आगे दौड़ के जहां पे दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि इसको यहां पे भी लगा के देखता हूं, सर ने बताया था कि इसको सिर्फ यहीं तक अप्लाई करना है। ट्रिक होती है ना बेटा, ट्रिक हो, जुगाड़ हो, ये कभी भी कॉन्सेप्ट थोड़ी बन सकते। ये क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए आंसर्स कैसे निकलते हैं चीजों के लिए, वो बस वो बताते हैं बेटा। तो आपको भी बस वही चीजें ध्यान रखनी है, दिमाग नहीं लगाना बहुत ज्यादा, ठीक है। जहां पढ़ा रहा हूं वो करना। तो मैं आपको जो अभी ट्रिक बताने वाला हूं वो सिर्फ उन्हीं स्पीसीज के लिए लगाना जिनमें ऑक्टेट रूल फॉलो होता है, यानी कि 8 से कम और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज अगर आपको दिख गई तो फिर बेटा वो ट्रिक मत लगाना, जरूरत नहीं है, उस वक्त गलत हो जाएगा। सबसे पहले सर हम CO की स्ट्रक्चर कैसे लिखें, सबसे पहला सवाल, सर CO की स्ट्रक्चर कैसे लिखें, क्या करें हम, हमारे दिमाग में कुछ है ही नहीं, क्या बोले हम, बताओ। हम इसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगाएं, हम इसके बीच में डबल बॉन्ड लगाएं, हम इसके बीच में 3 बॉन्ड लगाएं, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जब आपको पता ही लग जाएगा कि इसके बीच में बॉन्ड कितने लगाने हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि अभी तक तो क्या है बेटा, अभी तक तो क्या है कि आप होमो एटॉमिक पढ़ रहे थे, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, होमो एटॉमिक पढ़ रहे थे। मतलब आपको पता है कि एक नाइट्रोजन जितने शेयर करेगा दूसरे नाइट्रोजन की भी उतनी ही मजबूरी है, वो भी उतने शेयर करेगा। तो आपने फटाक से 3 शेयर करवा के बना दिया। आपको पता था कि एक क्लोरीन जितना शेयर करेगा दूसरा क्लोरीन भी उतना ही शेयर करेगा, आपने वहां पे चिपका दिया एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन बात यह है कि यहां पर एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। सर अब क्या करें, हमको क्या पता कार्बन को कितना चाहिए, हमको क्या पता ऑक्सीजन को कितना चाहिए।
लेकिन हमको इतना पता है कि इस कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। हमको इतना पता है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिक में सबसे पहला पार्ट आता है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। रिक्वायर्ड में हमेशा, क्योंकि ये ऑक्टेट पर बेस्ड हैं, ऑक्टेट पर बेस्ड हैं, बेस्ड ऑन ऑक्टेट, बेस्ड ऑन ऑक्टेट, ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल, मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला सीन आएगा, गलती नहीं करनी है। रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट ये कहता है हर एक एटम अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। हर एक एटम अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते बेटा कितने, 4, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 6। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, दोनों को मिला के हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या इनका सपना सिर्फ अपने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रख के बैठना है, या इनका सपना है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में करें? इनका सपना क्या है कि ये रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने एटम होते हैं इनटू मल्टीप्लाई 8 कर दो, जितने एटम होते हैं इनटू मल्टीप्लाई 8 कर दो। यहां पर कितने एटम है, 2 हैं, तो या तो 8 इंटू 2 कर दू या 8 + 8 कर दू, कितना हो जाएगा बेटा, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, है ना, डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर्ड एंड अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपके बात कहानी समझ आ गई होगी कि जो इनके बीच का डिफरेंस होगा, अवेलेबल और रिक्वायर्ड के बीच में जो भी डिफरेंस होगा, कितना चाहिए और कितना है, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपको क्या बताता है, वो आपको बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन इन दोनों स्पीशीज के बीच में शेयर होंगे। कितना आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए शेयरिंग में। तो अब देखो, आप देखो यहां पर क्या लिख दूंगा, डिफरेंस बिटवीन कितना हो गया, यहां पे हो गया 16 - 10 इज इक्वल्स टू कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, शेयर्ड है। ये क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हो जाएंगे, 3 बॉन्ड। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शेयरिंग में चले गए। तो शेयरिंग में जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं डिवाइड बाय 2 कर दो, 3 बॉन्ड हो जाएंगे। तो यहां पे कितने बॉन्ड आ गए, 3 बॉन्ड आ गए। अब आपको ना तो ऐसा बना के सोचना है, ना ऐसा बना के गलत करना है। एनसीईआरटी ने आपको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बता रखा है, आप जाके चेक करिएगा। उन्होंने एक लाइन पे पहले सिंगल बॉन्ड बना के चेक किया कि बताओ इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा हमने बीच में सिंगल बॉन्ड लगाया, नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा हमने बीच में 2 बॉन्ड लगाया, तब भी नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा कि हमने बीच में 3 बॉन्ड लगाए, तब इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। किसका, दोनों का, क्योंकि ऑक्टेट की कंडीशन यह है कि दोनों एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, दोनों एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। इस केस में किसी का नहीं हुआ, इस केस में किसी का नहीं हुआ। दूसरे वाले केस में ऑक्सीजन का हो गया लेकिन कार्बन का नहीं हुआ। लेकिन तीसरे वाले केस में ऑक्सीजन और कार्बन दोनों का ही हो गया। जबकि हमारी भी यही कंडीशन है, हम भी यही चाहते हैं कि जब ये शेयरिंग कर रहे हैं 2 एटम, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, दोनों यही सोचेंगे कि यार दोनों का ही ऑक्टेट पूरा हो, अदरवाइज शेयरिंग का क्या मतलब है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने आपको ये गलत बता रखा है। अरे बेटा, जब मैंने आपको जुगाड़ ही बता दिया, और जुगाड़ ये कहता है कि बीच में 3 बॉन्ड होने चाहिए, जुगाड़ से हमने क्या निकाल दिया, बीच में 3 बॉन्ड होने चाहिए। हमने डायरेक्ट सही वाली स्ट्रक्चर बना ली, मतलब हमारा तो टाइम बच गया ना बेटा, हमारा तो टाइम बच गया। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर क्या हम इसके ऊपर बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो बेटा, आ जाओ अभी सिखाता हूं। हमने सोचा कि ये वाली स्ट्रक्चर हमारी सही है, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बन गए, तो इसका मतलब है मैं यहां पे लिख सकता हूं कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब आप बताओ, अभी मैंने काउंट करवाया था कि शेयरिंग का मतलब क्या होता है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि ये कार्बन ये वाले इलेक्ट्रॉन भी काउंट करेगा, और ये ऑक्सीजन ये वाले इलेक्ट्रॉन भी काउंट करेगा।
यही सिखाया था बेटा। तो इसका मतलब है कि जब आप कार्बन की गिनती कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स की कार्बन की गिनती कर रहे हो, तो इसका मतलब हुआ कि कार्बन ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। समझ रहे हो मेरी बात को? कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पे? 6 इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग में। ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन मिला के कितने होने चाहिए? 8। शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन मिला के कितने होने चाहिए? टोटल कार्बन के पास 8 होने चाहिए। तभी बोलोगे कि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तभी तो बोलोगे कि ऑक्टेट पूरा हो गया। हमने बोला कि 3 बॉन्ड बनने के बाद दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो बेटा लेकिन यहां पर तो इलेक्ट्रॉन 6 ही हो रहे हैं, मतलब कार्बन के पास और कितने होने चाहिए? कार्बन के पास और कितने होने चाहिए? 2। तभी तो इसको बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए भैया, 8 इलेक्ट्रॉन। अब आपने बोल दिया कि हाँ इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, मतलब ऑक्टेट पे हिसाब से ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सही है। क्या ये हम ऑक्सीजन के लिए भी सोच सकते हैं? अगेन सोचिए, ऑक्सीजन भी इधर वाले भी गिनेगा 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो जाएगा? 7 और ये 8, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए। जब दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया तभी तो ये रुक गया कि हाँ ये, तभी तो इसकी स्ट्रक्चर सही हो गई कि बीच में 3 बॉन्ड होंगे सर। अगर आप 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड वाली बनाओगे तो वो ऑक्टेट पूरा नहीं होगा बेटा, इसलिए उसको गलत माना जाता है, ऐसा नहीं होता। एनसीईआरटी ने ये 3 स्टेप में करके बता रखा है। मैंने आपको जुगाड़ से डायरेक्ट बता दिया कि आप सिर्फ ये सोचो कि बीच में बॉन्ड कितने आएंगे, आपको डायरेक्ट पता लग जाए कि बीच में 3 बॉन्ड आएंगे, आप 3 बॉन्ड चिपका दो। और जब 3 बॉन्ड चिपका दो तो 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो बीच में शेयरिंग में चले गए, मतलब 6 के अलावा जो बचे वो उधर भी लगा दो और जो इधर बचे वो भी इधर भी लगा दो। दोनों मिलके 8 होने चाहिए शेयरिंग में, और शेयरिंग में नहीं है उसको। तो यहां पर जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं बेटा बॉन्ड पेयर। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं बेटा? बॉन्डिंग पेयर। क्या होते हैं वो? बॉन्डिंग। तो इसमें कितने बॉन्ड पेयर हो गए? इसमें हो गए बेटा 3 बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको हम? 3 बॉन्ड पेयर। क्या बोल देते हैं हम इसको? 3 बॉन्ड पेयर। और जो शेयरिंग में नहीं है, शेयरिंग में नहीं है, नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग जो होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं बेटा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो बताओ इसमें कौन से लोन पेयर हो गए? ये आपके लोन पेयर हो गए बेटा। कौन से वाले? ये लोन पेयर हो गए। देखो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये लोन पेयर हो गए। ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये भी लोन पेयर हो गया। तो कार्बन के पास कितना लोन पेयर? 1 लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर? 1 लोन पेयर। इसमें टोटल कितने बॉन्ड पेयर? तो 3 बॉन्ड पेयर। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आप कितने हो गए? 6 हो गए। अगर आप 6 बोलोगे तो कितने बॉन्डिंग पेयर हो जाएंगे? 3। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हो उनको डिवाइड बाई 2 कर दो तो क्या आ जाएगा? आपका बॉन्डिंग पेयर आ जाएगा। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका नंबर ऑफ लोन पेयर आ जाएगा। आप देखो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं। 2 हैं मतलब इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना लोन पेयर आएगा? 1। जब पेयर बोल रहे हो तो अपने आप में इतना तो समझदार हो बेटा, पेयर मतलब 2 होता है तो डिवाइड बाई 2 कर देना, गलती नहीं करोगे। यहां तक क्लियर हुआ सबको? आगे देखो क्या लिखा हुआ है? CO2। मैं अभी 1 से नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं 1 से समझा के आगे बढ़ जाऊंगा, मैं CO2 भी बताऊंगा, घबराइए नहीं, मैं CO2 भी बताऊंगा, चिंता ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी और वो स्लाइड ऐड करके हम बताते हैं किसकी? CO2 की। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, CO2। किसका? CO2 का। देखो इसमें कितने एटम हैं? 3 एटम हैं। कितने एटम हैं? 3 एटम। किस किस से बना हुआ है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। ऐसे ही लिखूंगा। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से वाले? अवेलेबल। कौन से वाले? अवेलेबल। अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने हो जाएंगे? 1 सेकंड कलर बदलने दो वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 प्लस इसके पास कितने हैं? 6 प्लस इसके पास कितने हैं? 6। कितने हो गए? कितने हो गए बेटा? ये 16 हो गए क्या? अगेन 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम क्या चाहेगा? हर एक एटम क्या चाहेगा? ये भी कितना रखे? 8। ये भी कितना रखे? 8। ये भी कितना रखे? 8। क्योंकि ऑक्टेट यही कहता है कि हर एक के वैलेंस शेल में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। थे कितने? 4 6 6 जो ओरिजिनल होते हैं, फ्री स्टेट के होते हैं, जो हमारे पास हम समझते हैं एक कॉन्फ़िगरेशन से देखते हैं, वहां से निकलते हैं 4 6 6। यहां पे कितने हो जाएंगे बेटा? कितने हो जाएंगे? ये 24। कितने हो जाएंगे? 24 इलेक्ट्रॉन्स। डिफरेंस कितना हो जाएगा? जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? नंबर इज इक्वल्स टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
बताओ डिफरेंस कितना आया बेटा, 24 माइनस 16 कितना आ गया डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया आपका कितना, 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, मतलब अगर आप डिवाइड बाई करोगे 8 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 4 बॉन्ड्स आ जाएंगे, 4 बॉन्ड पेयर, क्या बोल दोगे आप इसको, 4 बॉन्ड पेयर। अब इन तीनों के बीच में 4 बॉन्ड पेयर है भैया, मैं तो इतना जानता हूं कार्बन यहां आएगा, एक ऑक्सीजन यहां आएगा और एक ऑक्सीजन आ गया, जिसकी ईएन कम होती है वो सेंट्रल एटम होता है जनरली, कुछ हमेशा नहीं, मैंने क्या बोला, जिसकी ईएन जो कम होती है वो सेंट्रल एटम होता है। तो ये हो गया आपका कार्बन यहां आएगा, एक कार्बन यहां आएगा, देख लिया आपने, ठीक है। अब कितने बॉन्ड बनाने हैं दोनों के बीच में, इनको जोड़ना है, इन 3 को जोड़ना है, CO2 है ना बेटा, इन 3 को जोड़ना है किसके जरिए, 4 बॉन्ड के जरिए। तो मैं इधर 2 लगा देता हूं और इधर 2 लगा देता हूं, लगा दिया। मुझे पता है आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा, और वो डाउट क्या आया है वो मुझे पता है। आप बोलोगे सर एक तरफ एक और एक तरफ 3 भी तो लगाओ, लगा लो भाई, मैं गलत कहां कह रहा हूं, मैंने कब बोला कि वो स्ट्रक्चर गलत है, लगा लो, लेकिन आप दोनों बनाओ, बना दो। तो अब आपको 2 का ऑक्टेट पूरा करके दिखाना पड़ेगा। तो क्या सर ये दोनों के रूप में एग्जिस्ट करता है, करता है, ये इंटरचेंज होते रहते हैं, ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, इसको आगे जाके रेजोनेंस बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा, इसको रेजोनेंस बोल देते हैं। तो रेजोनेंस की वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर होती है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों ही क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो बात को कि अब समझते हैं बेटा, अब समझते हैं कि देखो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन कितने चले गए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर भी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। सबसे पहला काम, मैं इस पर एक सर्कल बनाता हूं और कार्बन का काम अपन यहां पे तमाम कर लेते हैं। तमाम करने का मतलब है कि यहां पे मान लो कि कार्बन को हमने ये देखा कि इसको ये भी पूरा शेयरिंग में जाएगा, कार्बन भाई अपना शेयरिंग तो पूरा काउंट करेगा था, काउंट करेगा तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन, सारे मिला के 8 हो गए बॉन्डिंग बॉन्डिंग में। तो बताओ कार्बन के पास कोई नॉन बॉन्डिंग बचा क्या, नहीं बचा, तो नहीं लगाएंगे। फिर यहां पर दूसरे कलर से बता देता हूं मैं कि यहां पर देखो, अगर ऑक्सीजन ये सोचने बैठ जाए कि ये कितने कमा रहा है, तो अब देखो 2 और 2 4 तो यहां दिख रहे हैं, 2 और 2 4 तो यहां दिख रहे हैं, तो बचे हुए 4 फिर ऐसे लगा लो, एक यहां पे और एक यहां पे, सही हो गया। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के पास भी सेम कहानी होगी और वो भी ऐसा ही बनाएगा कि 1 2 3 4 तो बचे हुए 4। अब इसको देख के आप क्या बोलोगे, इस पहली वाली स्ट्रक्चर को देख के क्या बोलोगे कि इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब पहली वाली स्ट्रक्चर को देख के क्या बोलोगे बेटा कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, जितने इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हैं, तो पेयर में क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 2 लोन पेयर इसके पास हैं, 2 लोन पेयर इसके पास है। क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग पेयर है, नहीं है, क्योंकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 के 8 कहां दिख रहे हैं आपको, बॉन्डिंग में दिख रहे हैं। क्लियर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सर अब बताओ इस वाले का कैसे बनाए, अरे तो बनाना तो वैसे ही कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। देखो अगेन मैं यहां पर भी बता देता हूं, ये आपका कार्बन हो जाएगा, इसको काउंट कर लो, ऐसे कर लिया। फिर यहां पर मैं मार्क कर देता हूं इलेक्ट्रॉन्स को, 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कार्बन में यहां पर भी कुछ भी नहीं बचा, तो इसके पे ऊपर भी लोन पेयर नहीं आएगा। अगेन क्या हम ऑक्सीजन के लिए ऐसा सोच सकते हैं सर, बिल्कुल सोच सकते हो। सर ऊपर वाला ऑक्सीजन तो अलग दिख रहा था, क्या फर्क पड़ता है, इसके हिसाब किताब अलग निकाल दो बेटा। बताओ यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बचे तो बेटा 2 ही, तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही लोन पेयर आएगा, इसके ऊपर सिर्फ कितना लोन पेयर आएगा, एक ही लोन पेयर आएगा। अगेन आ जाओ कि यहां पर मैं सर इसको डायरेक्ट ऐसे इस वाले ऑक्सीजन के लिए भी सोच सकता हूं क्या, अरे बिल्कुल सोच सकते हो बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 ही तो हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं तो 6 बच गए ना 8 के लिए, तो बचाओ 1 2 ये 3 4 ये 5 6, ठीक है। क्या अब इस 6 और 2 मिला के 8 इलेक्ट्रॉन लिख दूं, क्या इधर 6 और 2 को मिला के भी 8 इलेक्ट्रॉन लिख दूं, तो इसका मतलब है इसमें भी ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये भी स्ट्रक्चर सही है। सर दोनों स्ट्रक्चर में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो बेटा वो मैं आगे बताऊंगा, फॉर्मल चार्ज में ज्यादा स्टेबल कौन है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है, ये भी बन सकती है और ये भी बन सकती है। क्या इसके अलावा 4 बॉन्ड बनाने का कोई तरीका है? अब मुझे पता है आप में से कुछ महानुभाव ये सोच रहे हैं कि सर इधर 3 और इधर 1 कर दो, सर इधर 3 और इधर 1 कर दो। अरे बेटा एक ही बात है वो तो,
इधर 3 और इधर 1 करोगे तो एक ही बात है, कोई चेंज नहीं होगा। वो इधर वाले 3 लगा दो, इधर वाला 1 लगा दो, दिखेगी एक जैसी, यही सेम स्ट्रक्चर बनेगी। बस फर्क इतना होगा, इधर 3 बॉन्ड आएंगे, इधर 1 बॉन्ड आएंगे। ये सब कहलाती है क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगी बेटा। क्या कहलाएगी? ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमारे पास एक और बच रहा है, दैट इज आवर N3 माइनस। वो करके बता देता हूं मैं, आ जाओ। थर्ड वाला क्या है हमारा? N3 माइनस। थर्ड हमारा क्या है? N3 माइनस। क्योंकि माइनस वाला केस अभी तक देखा नहीं है ना बेटा, तो इसलिए मैं बता देता हूं इसमें माइनस में क्या होगा। माइनस का मतलब क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। माइनस का मतलब क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा होना। 1 इलेक्ट्रॉन का माइनस का मतलब है एक्स्ट्रा होना। तो सर ये एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड में होगा या अवेलेबल? बेटा दिख रहा है तो सिंपल सी बात है, जो मौजूद है उसी में होगा। तो हम जो भी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे थे, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स जो भी लिख रहे थे हम, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, उसमें एक प्लस कर देंगे। माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, 1 माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो यहां पर 1 माइनस है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे जो हमारे पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यानी कि यहां पर क्या लिख दूंगा? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहां क्या लिख दूंगा? रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स, रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए हो। देखो कितने नाइट्रोजन है? 3 है। 3 नाइट्रोजन है तो ऐसे लिख दो बेटा, n प्लस n प्लस n। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। यहां पर कितने होते हैं? 5। यहां पर कितने होते हैं? 5 प्लस 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 कर दिया। तो बताओ यह कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। माइनस चार्ज है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। उसके बाद रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा भैया? रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? ये भी खाएगा 8, ये भी खाएगा 8, ये भी खाएगा 8। वो कोई एटम थोड़ी है, वो तो चार्ज है। एटम ही है तो एटम के लिए ही सोचोगे तो चार्ज में, ऐसा नहीं कि एक बार फिर से 8 लिख दो, गड़बड़ हो जाएगा। 8 8 8 कितने हो गए? 24 हो गए। अगेन यहां पर भी डिफरेंस कितना आएगा? यहां पर भी डिफरेंस आएगा बेटा, यहां पर भी डिफरेंस आएगा। 24 माइनस 16, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये क्या है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 4 बॉन्ड पेयर आ जाएगा। 4 बॉन्ड पेयर्स आ जाएगा। मतलब हमको 4 बॉन्ड बनाने हैं 3 नाइट्रोजन के बीच में। 4 बॉन्ड बनाने हैं 3 नाइट्रोजन के बीच में। अभी बनाते हैं, रुको जरा। देखो यहां पे, देखो यहां पे मैंने 1 नाइट्रोजन लिया, दूसरा नाइट्रोजन लिया और तीसरा नाइट्रोजन लिया। कर लिया बेटा, है ना? 3 नाइट्रोजन लिए। कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4 बॉन्ड बनाने हैं। 4 बॉन्ड बनाने के अगेन तरीके वही हो सकते हैं बेटा, या तो मैं डबल डबल कर दूं, या फिर मैं, आप जो सोच रहे हो वो कर लेता हूं, एक सिंगल और एक तरफ ट्रिपल। ये भी बन सकता है। 4 बॉन्ड तो ये भी हो गए। ये 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड। टोटल कितने? 4 बॉन्ड हो गए। क्या हम इन दोनों कंडीशन में ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं? सर डेफिनेटली कर सकते हो। अब हमको थोड़ा थोड़ा आता है, हम भी साथ साथ कर रहे हैं। अच्छी बात है बेटा, करते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इस बीच वाले नाइट्रोजन के लिए सोचोगे, बीच वाले नाइट्रोजन के लिए सोचोगे तो बेटा इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी यहां पर कोई लोन पेयर नहीं आएगा। सिर्फ बॉन्डिंग पेयर से ही इसके 8 हो गए। 4 इधर 4 इधर, खेल खत्म। यहां पे देखो, यहां पर अगर 4 है, यहां पर अगर 4 है तो इसका मतलब है, अब क्या मैं इस नाइट्रोजन के लिए ऐसा लिख सकता हूं, ऐसे बनाऊंगा शेयरिंग में? तो बताओ 4 अगर यहां है तो 4 इधर लगा दो बेटा। ये लो, 4 इधर लगा दिया। अब कितना लिख दोगे? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना लिख दोगे? 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहां पर क्या लिख दोगे? यहां पर इधर वाले नाइट्रोजन की भी कहानी सेम होगी। 4 इधर है तो 2 और 2 4 इधर कर दो। बन गया क्या? ये बन गया आपका N3 माइनस। क्या बन गया? ये आपका N3 माइनस। ये भी 8 इलेक्ट्रॉन है। सर ये माइनस कहां है? तो बेटा फॉर्मल चार्ज पढ़ाऊंगा तब तो समझ आएगा। ये माइनस माइनस सब सिखाऊंगा। अगली स्टेप फॉर्मल चार्ज निकालना है, और वो आपके लिए जादू होने वाला है। वो जादू क्यों होने वाला है? क्योंकि अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गई तो हम फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए पहले स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। जब हमको क्वेश्चन में स्ट्रक्चर सही मिल जाएगी तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हमको स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी बोले और फिर फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए बोले तो टेंशन नहीं लेनी है, अपने काम हो जाएगा। मैं सब सिखा दूंगा। अब आ जाओ यहां पर, देखो बेटा यहां पर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। बीच वाला नाइट्रोजन यहां भी मजे मार रहा है, उसको भी कोई लोन पेयर नहीं है। यहां पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है, कोई लोन पेयर नहीं आएगा। इस वाले नाइट्रोजन की बात करते हैं, इस वाले नाइट्रोजन की बात करते हैं। कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 बचे कितने? 2, 8 हो गए। लो खत्म। इसका लोन पेयर, एक लोन पेयर होगा।
उनमें दोनों के पास दो दो लोन पेयर थे। क्या यहां पे हम सोच सकते हैं? सर सोच सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो ही हैं सर, 6 और जरूरत पड़ेगी, तो मतलब 3 लोन पेयर। यहां पे कितने लोन पेयर आ जाएंगे? 3 लोन पेयर, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। जितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो डिवाइड बाय 2 कर दो, वो नंबर ऑफ लोन पेयर आ जाएगा। अब ये रहे आपके N3 माइनस की दो स्ट्रक्चर। कौन सी स्टेबल है, कौन सी स्टेबल नहीं है, ये सब सिखाऊंगा मैं कब? जब मैं फॉर्मल चार्ज निकालना सिखा दूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम यही देखने वाले हैं। एक बार मैं यहां पर लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल को फिनिश करता हूं, उसके बाद दूसरी। वैसे तो ये जो है बाद की बात है, पर चलो फिर भी आपको बता देता हूं कि देखो, अब ऑक्टेट की कोई लिमिटेशंस थी, वो देख लेते हैं एक बार। एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपरवेलेंट कंपाउंड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इसने कहा कि वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होंगे तब तक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ऐसे कंपाउंड देखे गए जिनमें जैसे यहां पे हो गया, जैसे PCl5 हो गया, SF6 हो गया, है ना, ये सब कंपाउंड देखे गए जो कि, है ना, ETC बहुत सारे होते हैं बेटा। यहां पर तो सिर्फ मैंने NCERT में जो लिखा है वही बता रहा हूं। यहां पर देखा गया कि इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं सेंट्रल एटम के पास। तो इसका मतलब है वो ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। हाइपो मतलब कम होता है, हाइपो मतलब कम होता है। इसका मतलब यहां पे क्या लिखूंगा? लेस देन, यहां पे क्या लिखूंगा? लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। मतलब कि यहां पर ऐसे कुछ कंपाउंड्स देखे गए, लाइक BeCl2 हो गया, और भी LiCl हो गया। इन सब के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो दो हैं, किसी के में 4 हैं, किसी के में 6 हैं। ये सब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहे हैं। अभी नीचे समझा दूंगा मैं, एक बार अभी के लिए आप सिर्फ समझ लो कि हाइपोवेलेंट और हाइपरवेलेंट क्या होता है। फिर कुछ ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, वो इसको ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती, क्योंकि ओड जो है वो इवन नंबर से कभी मैच कर ही नहीं पाएगा। एंड ऑक्टेट मतलब 8 एंड 8 इज इवन नंबर। तो जो भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी उनमें क्या होगा? एक नंबर बॉन्डिंग के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ओड नंबर में बच जाएंगे, और जब ओड नंबर में बच जाएंगे तो बेटा वो ऑक्टेट फॉलो कर ही नहीं सकते। कॉमन सेंस वाली बात है। 8 इज इवन, ऑक्टेट मींस 8 एंड 8 इज इवन। वो को भी ओड इलेक्ट्रॉन वाला मैच कैसे कर सकता है? कभी नहीं करेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैस। ये मुंह पे थप्पड़ था लुईस और कौशल के ऑक्टेट रूल पे, कि उन्होंने लोगों को पागल बनाया। बोला कि जिनोन, क्रिप्टॉन, ये सब जो इनर्ट गैसेस हैं वो बॉन्ड नहीं बनाती, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, इसलिए वो जो रहते हैं वो ठाठ से रहते हैं, वो नहीं बॉन्ड बनाएंगे। लोगों को इसी से भरोसा दिलाया था उन्होंने, इसी पर बेस्ड उनकी थियरी थी। जिस पर बेस्ड ही उनकी थियरी थी वही अगर खराब हो जाए तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं, उनकी एग्जिस्टेंस बाद में एग्जिस्टेंस पता लगाई गई, तो मतलब ऑक्टेट रूल यहां पर भी जाके फेल हो गया। उसके बाद इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसने एंड बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। इनसे पूछा कि चलो ऑक्टेट तो ठीक है यार, तुम बहुत बता रहे हो, 8 होने चाहिए, वो होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए, बताओ ये जब बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी में कोई चेंजेस आ रहा है क्या? तो उन्होंने बोला है एनर्जी क्या होता है? क्या बोला उन्होंने? एनर्जी क्या होता है? और बिल्कुल अंगुली मुंह पर रख के निकल लिए चुपके से। तो भैया पतली गली से निकल लिए लुईस और कौशल। जब उनसे किससे बारे में पूछा गया कि यार तुम एनर्जी की बात करो, एनर्जी और स्टेबिलिटी को मैच करके दिखाओ कि एनर्जी बढ़ेगी तब स्टेबल होगा या एनर्जी घटेगी तब स्टेबल होगा। आज हम तो जानते हैं, मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जब मॉलिक्यूल बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है दोनों एटम की, तभी तो मॉलिक्यूल एटम्स की तुलना में ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया, बट लुईस कौशल को नहीं पता था तो निकल लिए पतली गली से। दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। उन्होंने बोला कि यार जो तुम ये बता रहे हो ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO2 वगैरह तुम बता रहे हो, तो इनकी शेप वगैरह बताओ, क्योंकि 3D के अंदर कोई मॉलिक्यूल है, वो दूसरे एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो उस मॉलिक्यूल में एक एटम दूसरे एटम से कौन से एंगल पे जाके जुड़ रहा है ये बताओ, तब तो डिसाइड करेंगे कि ये सीधा दिख रहा है तो लीनियर है, ये ऐसे दिख रहा है तो बैंट है, या कुछ और भी डिफरेंट शेप हो सकती है। तो उसने कहा भैया माफ करो हमको, भागते भागते बोलते गए, बोले अरे भैया एनर्जी का भी पता नहीं था, तुम कहाँ ये शेप वेप की बात हमसे कर रहे हो। तो ना तो एनर्जी बता पाए ना शेप बता पाए, इनर्ट गैस के कंपाउंड और दिख गए। बिल्कुल उनकी जिंदगी में तबाही आ गई अचानक से। लुईस कौशल साहब को जो अचानक से वापस से उसी थड़ी पे जाके चाय पीना पड़ा जहां से वो निकले थे। बोले चलो
यार इस वक्त दिमाग को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, चाय की है, एक एक चाय लेंगे, तो वो दोनों आधा आधा कप चाय पीने के लिए चले गए बेटा, ठीक है, वापस से चले गए, लिमिटेशन हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था ये PCl5 वगैरह क्या है, तो समझ जाओ, ये देखो PCl5 ऐसा होता है बेटा, Cl, आगे जाके आप स्ट्रक्चर सीख जाओगे, अभी सिर्फ आप इसको देख लो। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं टोटल। अगर फास्फोरस अपने इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा तो कितने हो रहे हैं, 10, इसलिए इसको हाइपर बोल दिया। SF6 ये ऐसा होगा, ये देखो SF6 ऐसा होगा, ये F, ये F, ये F, F F F ऐसा ही होगा बेटा। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। 12 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 बॉन्ड हो गए, क्या 12 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 बॉन्ड हो गए, ये भी हाइपरवेलेंट हो गया, तो PCl5SF6। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर BeCl2 समझाया, तो Be और ये Cl और ये Cl, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइपोवेलेंट हो गया। कैसा हो गया ये, हाइपोवेलेंट, कैसा हो गया ये, हाइपोवेलेंट। लेकिन ये कंपाउंड तब भी एग्जिस्ट कर रहे थे, ये कंपाउंड तब भी एग्जिस्ट कर रहे थे, इसीलिए तो दिक्कत हो गई ऑक्टेट की। अगर ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते तो ऑक्टेट तो नाचता कूदता, लुईस कॉसेल साहब तो खुशियां मनाते, बोले हमने कहा था ना कि 8 से कम वाले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन बेटा कर रहे थे, तो ये सारी लिमिटेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं, विच इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन कौन नहीं है, जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो नहीं है, बाकी सब हैं। अगेन BF3 ऐसा होगा बेटा, बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, तो यहां पर आ गए 3 इलेक्ट्रॉन, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया। ये फ्लोरीन ने अपना 1 दिया, ये फ्लोरीन ने भी अपना 1 दिया, और ये फ्लोरीन ने भी अपना 1 दिया। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। ये तो एक्सेप्शन है, तो आंसर नहीं होगा। SnCl4, ये Sn है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, Cl 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 Cl। यहां पे वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन की फैमिली का है बेटा Sn, तो 4 ही होंगे, ये 1 2 3 4, और इसके भी एक एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर बात कर रहा है नॉट एन एक्सेप्शन, देन दैट इज योर आंसर इज बी। कौन सा आंसर है आपका, बी। BeI2 बेटा अभी बताया था, जिस तरह से क्लोरीन था वैसे आयोडीन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये भी एक्सेप्शन हो गया। PCl5 अभी पीछे बता दिया था 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये भी एक्सेप्शन हो गया। ये हाइपरवेलेंट है, ये हाइपोवेलेंट है, ए वाला भी हाइपोवेलेंट है क्योंकि 8 से कम है, ये फिक्स है, ना हाइपर है ना हाइपो है, मतलब ये ऑक्टेट रूल को पूरा फॉलो कर रहा है। तो ऐसा बात नहीं है कि उनकी कही हुई बात 100% गलत हो गई। कुछ कुछ जगहों पे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बोल सकते हैं कि SnCl4 जो है वो आपका ऑक्टेट रूल फॉलो करने वाला है। चले आगे, आ जाओ फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं। फॉर्मल चार्ज जो है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, और उसमें आपको मजा आएगा क्योंकि आप आधा काम कर चुके हो, आधा नहीं, इनफैक्ट आप 80% काम कर चुके हो, अब आपको चीजें समझ आएगी। इट इज एन एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन एनी मॉलिक्यूल ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज इज ए नॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज इज ए नॉर्मल चार्ज। कोई इलेक्ट्रॉन खाएगा तो अपना माइनस बढ़ा देगा, कह रहा -1 है। 2 एक्स्ट्रा खा लेगा अपनी औकात से, अपने से ज्यादा 2 एक्स्ट्रा खा लेगा -2, 3 खा लेगा -3, कुछ नहीं खाएगा 0, 1 गंवा देगा मतलब लूज कर लेगा +1, 2 गंवा देगा 2 लूज कर देगा +2, 3 गंवा देगा 3 लूज कर देगा +3। मतलब इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस होने से जो एक्स्ट्रा चार्ज किसी एटम के ऊपर डेवलप हो रहा है इन अ मॉलिक्यूल, वो कहलाता है क्या, फॉर्मल चार्ज। क्या फॉर्मल चार्ज एक एटम का डिफरेंट हो सकता है, यस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कार्बन है तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज फिक्स रहेगा कि सर ये 0 है तो 0 ही रहेगा, +1 है तो +1 ही रहेगा, -1 है तो -1 ही रहेगा, ऐसा नहीं है, वो डिफरेंट हो सकता है। ऑक्सीजन है तो क्या सर इसका फॉर्मल चार्ज फिक्स है कि -1 रहेगा या -2 रहेगा, नहीं, इसका फॉर्मल चार्ज -1 हो सकता है, इसका फॉर्मल चार्ज +1 हो सकता है, इसका फॉर्मल चार्ज 0 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि वो मॉलिक्यूल के अंदर कितना एक्स्ट्रा चार्ज खा के बैठा है। यानी कि इस डेफिनेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है, प्रेजेंट ऑन एटम इन एनी मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल बदलने के बाद उस एटम पर फॉर्मल चार्ज भी बदल सकता है। तो ये एक मॉलिक्यूल की कहानी होती है, और पूरे मॉलिक्यूल पर फॉर्मल चार्ज नहीं होता, एटम के ऊपर निकालने का बोलते हैं हम उसको फॉर्मल चार्ज। तो एक एटम दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल भी तो बना सकता है बेटा, तो हो सकता है वहां पर उसका फॉर्मल चार्ज अलग आ जाए। तो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में उस एटम पर कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, या उसका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, लॉस हुआ है उसको इलेक्ट्रॉन का,
उस पर हम डिपेंड करेंगे कि वो प्लस खा के बैठा है या माइनस खा के बैठा है। उसी को हमने क्या बोल दिया, फॉर्मल चार्ज बोल दिया। फॉर्मल चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला जो दिया हुआ है, वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए लुईस स्ट्रक्चर, मतलब ऑक्टेट पर बेस्ड है। पहली चीज तो ऑक्टेट ले आओ, यहां पर लुईस नाम आ गया मतलब ऑक्टेट ले आओ। लुईस स्ट्रक्चर में जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम क्या, फॉर्मल चार्ज। अब उसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो लुईस स्ट्रक्चर से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि वो जो भी एटम पर आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो उसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो। याद करो अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना सिखाया था। वो अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास जितने होते हैं, मतलब वो उसके वैलेंस शेल में फ्री स्टेट में कितने होने चाहिए, फ्री स्टेट में कितने होने चाहिए। जैसे मैं आपसे चुपचाप पूछूं कि भैया बताओ कार्बन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैंने कोई स्ट्रक्चर नहीं दे रखी, मैंने आपसे पूछा कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आप कितने बोलोगे 2s2 2p2, मतलब सर 4 होते हैं। फिर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन में कितने होते हैं, आप सोचोगे 2s2 2p4 यानी सर 6 होते हैं। तो वो हो गया फ्री स्टेट। जब आपके दिमाग में कोई भी, आपने कार्बन को फ्री ले जाके सोच लिया कि भाई तेरे पास होते हैं कितने, मतलब कार्बन जब घर से चला था तो अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने लेके चला था। एक एटम जब घर से चला था तो फ्री स्टेट में चला था, ठीक है। फिर आगे जाके उसने बॉन्ड बना दिए, आगे जाके उसने बॉन्ड बना दिए। बॉन्ड बनाने से हो सकता हो बॉन्ड बनाने के टाइम पर, बॉन्ड बनाने के बाद उसको इलेक्ट्रॉन का नुकसान भी हुआ हो और इसको उसके इलेक्ट्रॉन का फायदा भी हुआ हो। वो नुकसान अगर हुआ तो उसका फॉर्मल चार्ज प्लस में आ जाएगा, और अगर उसको फायदा हुआ तो उसका फॉर्मल चार्ज माइनस में आ जाएगा। ये देसी जुगाड़ है बेटा फॉर्मल चार्ज निकालने का, फॉर्मल चार्ज निकालने का देसी जुगाड़ यही है। फिलहाल तो मैं फॉर्मूले से करवाऊंगा, फिलहाल तो मैं फॉर्मूले से करवाऊंगा। तो मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहली बात तो आपको O3 की स्ट्रक्चर अगर बनानी है तो बेटा O प्लस O प्लस O कर दो, 6 प्लस 6 प्लस 6 कर दो। अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कितने हो गए, 18 हो गए। उसके बाद हर कोई यही चाहता है कि हर ऑक्सीजन यही चाहेगा कि उसके पास कितने हो जाए, उसके पास कितने हो जाए, उसके पास हो जाए कितने, 24। अगर ये डिफरेंस समझ में आ गया तो बताओ कितना हो गया बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने हो गए, 3 बॉन्ड, कितने हो गए, 3 बॉन्ड। अब बात हमारे पास है एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, और हमको ये आज अभी इसी वक्त पता लग गया कि बीच में कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड। एक तरफ डबल एक तरफ सिंगल कर दो, एक ही बात है। क्या 3 बॉन्ड बनाने का और तरीका आपके पास है, क्या 3 बॉन्ड बनाने का और कोई तरीका आपके पास है, सर न है। कौन सा बेटा, कि सर 2 इधर कर दो एक इधर कर दो, एक ही बात है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक ही बात है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो क्या अगली स्टेप क्या थी, अगली स्टेप क्या थी, अगली स्टेप थी ऑक्टेट पूरा करना। क्या हम इसका ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं, सर कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने सिखाया था। बताओ बेटा, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन। जब इस ऑक्सीजन की सोचोगे, इस ऑक्सीजन की सोचोगे, इस ऑक्सीजन की, इस ऑक्सीजन को मैंने नाम दे दिया बेटा ए, इस ऑक्सीजन को नाम दे दिया मैंने बी, और इस ऑक्सीजन को नाम दे दिया मैंने सी। ए वाले ऑक्सीजन को देखो, वो जब अपना काउंट करेगा, ऑक्टेट सोचेगा तो शेयरिंग भी तो सोचेगा, ऑक्टेट सोचेगा तो शेयरिंग भी तो सोचेगा। तो बताओ कितनी शेयरिंग हुई, 1 2 3 4, तो ये हो गए। तो बताओ बचे कितने, 4, बचे कितने, 4, तो यहां लगा दिए 4। इसका ऑक्टेट पूरा कर लिया, छोड़ दिया। अभी मैंने चार्ज निकालना नहीं सिखाया, अभी तो मैं वही सिखा रहा हूं जो मैं अब तक आपको सिखा चुका हूं। अगेन बी वाले ऑक्सीजन का हिसाब किताब भी करेंगे सर, करो बेटा करो, बी वाले ऑक्सीजन का हिसाब किताब करो, उसके लोन पेयर अलग से बनाता हूं। देखो ये 1 ये 2, ठीक है। क्या इधर वाले का भी सोच सकते हैं हम, क्या इधर वाला भी तो ये दे रहा है, ये देखो ये देखो। तो इस ऑक्सीजन के लिए क्या सोचोगे, 1 2, ये तो दोनों तरफ शेयरिंग कर रहा है ना बेटा, तो इसकी शेयरिंग तो सारी तरफ काउंट होगी। बताओ क्या बोलूंगा, 1 2 3 4 5 6, बचे कितने, 2। ऑक्टेट पूरे करने के लिए बचे कितने, 2। तो बताओ यहां पे कितना लोन पेयर लगा दूं, 1 लोन पेयर लगा दूं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। समझ में आया, ठीक है। सर सी वाले का भी हिसाब किताब करके बताओ बेटा, सी वाले ऑक्सीजन के शेयरिंग में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बचेंगे तो 6 बचेंगे ना 8 के लिए। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 6, यानी कि 3 लोन पेयर। कितना की, यानी कि कितना लोन पेयर, 3 लोन पेयर। अच्छा अब क्या मैं फॉर्मूले से निकाल के दिखा सकता हूं, सर दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फॉर्मूले में हम देखते हैं, फॉर्मूला कहता है हमारा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज ऑन ए, formal charge on B and formal charge on C,
निकाल लेते भैया, चलो आ जाओ, फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो तीनों में ही सेम होंगे बेटा, तो यहां पे 6 6 और 6 कर दूं, फिर आगे की कहानी फॉर्मूले से निकाल देंगे। देखो बेटा यहां पे माइनस 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 कर दिया, इसे फॉर्मूला चल रहा है। अब देखो इसके पास, ए के पास लोन पेयर कितने हैं, 1 और 2, बेटा वो बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड में चले गए, तो यहां पे लोन पेयर कितने हैं, 2, तो यहां पे क्या लिख दूंगा 2 इंटू 2, क्या लिख दूंगा 2 इंटू 2 प्लस प्लस क्या कर दूंगा बॉन्ड पेयर, इस ऑक्सीजन से रिलेटेड बॉन्ड पेयर 2 हैं, ये देखो बॉन्ड पेयर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड पेयर मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने दिख रहे हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें आपको दिख रहे हैं अगेन 2। बताओ ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, इसको कैलकुलेट कर लेना कितना आ जाएगा, 0 चार्ज आ जाएगा। आ जाओ आगे, आ जाओ बेटा आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया समझ पा रहे हो। आगे वाले बी वाले पे देखो, बी वाले पे देखो क्या करूंगा मैं, यहां पे अगेन फॉर्मूला से 2 इंटू, इसके पास लोन पेयर सिर्फ 1 है तो 2 इंटू 1 कर दूंगा, 2 इंटू 1 कर दूंगा, लेकिन इसके पास बॉन्ड पेयर 3 है, क्योंकि 1 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर, इधर वाला भी तो इसकी शेयरिंग में ही आएगा, तो ये 3 लोन पेयर है। बताओ ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, इस पर अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो रहा है 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 5, 6 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आप देखना, ये +1 हो जाएगा, 6 माइनस ये इसका आप करोगे ना तो 5 आएगा, तो 6 माइनस आपका 5 आएगा, 6 माइनस 5 आएगा तो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, अगेन अगले वाले पे सी पे आते बेटा, सी के लिए 2 इंटू लोन पेयर कितने, यहाँ पे 3 लोन पेयर, देखो 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर दिख रहा है ना बेटा, तो ये 3 लोन पेयर हो गए। अब 3 लोन पेयर लिख दिया, प्लस बॉन्ड पेयर उसका बेचारे का 1 ही है, तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आ जाएगा आपका 7 यानी 6 माइनस 7 करोगे, 6 माइनस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप करके देखना घर पर, ये आपका आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब ये तो हो गया तरीका, अब मेरा होता है जुगाड़। ठीक है, मैं तो आपको कहता ही हूं कि ये तो हो गया तरीका, और एमडी का जुगाड़ क्या कहता है, एमडी का जुगाड़ ये कहता है, एमडी का जुगाड़, एमडी का जुगाड़ ये कहता है कि जितने होने चाहिए फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज कितना क्या होता है, जितने होने चाहिए, जितने होने चाहिए माइनस माइनस जितने हैं, माइनस जितने हैं, तो यहां पर क्या होना चाहिए, क्या है, किसकी कैलकुलेशन के ऊपर नीचे होने से चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे होने से चार्ज आ रहा है। बेटा जुगाड़ ये कहता है कि जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं, अगर आपको आता है तो वही तो फॉर्मल चार्ज है। अरे जितने होने चाहिए का क्या मतलब है, कितने फ्री स्टेट में कितने होने चाहिए थे, जितने होने चाहिए का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट मतलब घर से कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लेके चला था वही उसके पास होने चाहिए असल में। ठीक है, लेकिन आपने देखा माइनस किया किसको, जितने हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन लुईस स्ट्रक्चर, जो भी आपको लुईस स्ट्रक्चर दी हुई है उसमें उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। मतलब कोई घर से 10 रुपए लेके चला है ना, घर से 10 रुपए लेके चला, उसने 10 के 20 कर लिए तो उसके पास 10 एक्स्ट्रा हो गए, 10 के उसने क्या कर लिए 20 कर लिए, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा कितने हो गए 10 ही तो हुए, 20 नहीं बोल देना है क्योंकि 10 तो वो घर से लेके चला था। 2 लोगों ने मिलके 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, छोटा मोटा कोई बिजनेस 2 लोगों ने स्टार्ट किया, लाख रुपए दोनों ने लगाया, मतलब उनके फ्री स्टेट में उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए लाख रुपए, मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, घर से लेके दोनों लाख रुपए चले थे। बिजनेस हुआ और 2 लाख लगने के बाद उनको 6 लाख मिले, 6 लाख रुपए मिले, लेकिन प्रॉफिट जब काउंट करेंगे तो क्या 6 लाख एक ही अकेला काउंट कर लेगा क्या, नहीं, क्या करेगा, प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस के अंदर प्रॉफिट 6 लाख बोला जाएगा, लेकिन घर पर आकर अपना खुद का प्रॉफिट कितना हुआ तो वो उसका डिवाइड बाय 2 करके देखता है, मतलब खुद का फायदा कितना होगा, तो सपोज 3 लाख हो गया, सपोज कितना हो गया 3 लाख हो गया, तो उसने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो खुद का काउंट किया, वो जो खुद का काउंट करते हैं वही होता है कि कितने होने चाहिए, मतलब कितने हैं, सॉरी अभी कितने हैं। तो घर से कोई मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन लेके चला, घर से कोई 5 इलेक्ट्रॉन लेके चला, मतलब फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, उस स्ट्रक्चर में हमने काउंट किया कि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं,
तो 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और जाहिर सी बात है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो -1 चार्ज ही आएगा। उसके बाद कोई घर से 4 इलेक्ट्रॉन लेके चला, या यूं कहें 5 इलेक्ट्रॉन लेके चला, और उसके पास 4 ही आ रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी कि +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। तो जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं आप कर दो, आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, और आप सेकंड्स में फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे। आप आ जाइए इसी वाली स्ट्रक्चर में, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। आगे एक एग्जांपल और करवा दूंगा बेटा। पहले आपको सबसे पहले क्या काम करना है, ये सब करना ही है जो पहले अब तक किया, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर बनानी है। फिर आपको यहां पर सोचना है कि इसका हिस्सा इस तरफ और इसका हिस्सा इस तरफ, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट तो इन सब ने मिलके कमाया, लेकिन अपने घर पे तो ये बंटवारा करके ही ले जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन का। और इसका हिस्सा इस तरफ और इसका हिस्सा इस तरफ। मैंने बॉन्ड नहीं तोड़ा है, समझाया है कि कैसे काउंट करना है। बताओ बेटा, ऑक्सीजन अपने घर से कितने लेके चलेगा फ्री स्टेट में, कितने होने चाहिए, 6। कितने होने चाहिए, 6। लेकिन यहां पर इस स्ट्रक्चर में इस वाली ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ऐसा नहीं है कि अब आप शेयरिंग में काउंट कर लो, सिर्फ इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, इसलिए आपको सिर्फ इधर इधर के सोचने। बताओ कितने, 1 2 3 4 5 6। क्या ये 6 - 6 करके 0 कर दिया, कर दिया। 6 होने चाहिए थे, 6 ही है। 6 - 6 0। ये देखो आपका फॉर्मल चार्ज 0 आ गया, ए पर मेरे जुगाड़ से भी आ गया 0, मेरे जुगाड़ से भी आ गया 0। अगला आ जाओ मेरे जुगाड़ पर, इस पर आ जाओ बेटा, बी वाले पे निकालते हैं। कितने होने चाहिए थे, अरे सर ऑक्सीजन है तो 6 ही होने चाहिए, ठीक है बेटा। माइनस जितने हैं, कितने हैं जो दिख रहे हैं वो किस किस तरफ, उस ऑक्सीजन की तरफ वाले काउंट करने हैं, शेयरिंग काउंट नहीं करनी है। शेयरिंग तब जब हम ऑक्टेट पूरा कर रहे हो, ऑक्टेट पूरा हो गया, कंपाउंड बन गया, अब जब हम अपना अपना हिस्सा गिनेंगे तो अपनी अपनी तरफ वाले ही गिनेंगे ना बेटा। तो मतलब इस एटम पर कितना चार्ज है, तो इस एटम के पास पास वाले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। बताओ 6 होने चाहिए थे, कितने हैं, 1 2 3 4 5। कितने हैं, 5। 6 - 5 कितना हो जाएगा, +1। क्या बी पर फॉर्मल चार्ज +1 आया था, यस सर। क्या मेरे जुगाड़ से भी +1 आया है, यस सर। सर जुगाड़ बहुत बढ़िया लग रहा है, फॉर्मूला कौन लगाएगा, पहली बात तो फॉर्मूला याद रखो, अगर वो गलती से गलत लिख दिया तो सारे आंसर गलत हो जाएंगे। बेटा सीधा जुगाड़, जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं, बात खत्म। जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं से आ जाइए। इस वाले 6 के लिए भी निकालते हैं, कितने होने चाहिए, ऑक्सीजन है तो 6 ही होने चाहिए ऑब्वियसली, वापस से माइनस कर दो। अब देखो इसकी तरफ वाले गिनो, ये 1 2 3 4 5 6 तो ये दिख रहे हैं और 7 ये दिख रहे हैं। बेटा 6 - 7 करोगे तो -1 बोलना पड़ेगा। क्या सी पर चार्ज -1 आया था, यस सर आया था। क्या मेरे वाले फॉर्मूले से भी आया है, फॉर्मूला तो नहीं बोलूंगा ऑब्वियसली, मेरे वाले जुगाड़ से भी आया है, यस सर आया है। आप देखो जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं, जितने होने चाहिए का मतलब उसके वैलेंस शेल में स्टैंडर्ड कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमको कॉन्फ़िगरेशन से पता लगता है, तो 6 होते हैं तो 6 लिख देंगे, ऑक्सीजन है तो। माइनस कितने हैं तो वो हम इस स्ट्रक्चर में देखकर सिर्फ उसके तरफ वाले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। मतलब बॉन्ड पेयर में तो हमको उधर और इधर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, तो हम इसको आधा मान के सिर्फ इस तरफ वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, तब हमको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आई बात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल ओजोन वाला मैंने करवा दिया है। अब हम देखते हैं, देखो फॉर्मल चार्ज ऑन N3- निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज एन ऑन N3- हम इसको निकाल के देखते हैं, ये वाला करते हैं, फिर आज के लेक्चर को हम खत्म करेंगे। देखो बेटा अभी बताया था मैंने N3- की स्ट्रक्चर बार बार नहीं बताऊंगा। मैंने N3- की 2 स्ट्रक्चर बनाई थी, कैसे बनाई है वो आप जाके पीछे देख लेना। N3- की स्ट्रक्चर बना रखी है, मैं दोनों स्ट्रक्चर बनाऊंगा, N सिंगल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड, N ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे बनवा रखी है। तरीका वही है बनाने का, तरीका वही है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स माइनस रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कर देना, ठीक है। उससे जो भी बॉन्ड आए वो बॉन्ड मैंने बना दिए, वापस वो तरीका नहीं बताऊंगा, टाइम खराब होगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर यही मॉलिक्यूल पीछे किया हुआ है। वहां तक की स्टेप, यहां तक की स्टेप मैंने आपको यहां पर ऑक्टेट काउंट करके भी दिखा रखा है कि देखो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो इधर के 6 हो गए तो इधर कितने बचेंगे, 2। इधर यहां पर 1 2, ये 6 हो गए, ये 2 हो गए, तो यहां पर कोई लोन पेयर नहीं आएगा, जाके चेक कर लेना। यहां पर इस नाइट्रोजन के लिए सोचो 1 2, तो बचे कितने, 6। ये लो आपने यहां पर 6 लगा दिया। यहां पर आ जाओ, इसमें
कितने हैं, 1 2 3 4, तो इस पर भी कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। यहां पर 1 2 3 4 और ये भी 4, तो इस पर कुछ नहीं बचेगा। अगेन इस नाइट्रोजन के पास भी 1 2 3 4, यहां पर भी क्या बचेगा, 3 4, इस तरह से बचेगा। अब हमको क्या करना है, फॉर्मल चार्ज। अब हमारी अगली स्टेप है, अब हमारी अगली स्टेप है, उसमें हमको बंटवारा करना पड़ेगा। और बंटवारा करने के लिए हम ये समझने के लिए मैं लाइन खींच रहा हूं कि इस वाले पे इधर खींच लो, इस वाले पे इधर खींच लो, इस वाले पे इधर खींच लो और इस वाले पे इधर खींच लो। बॉन्ड नहीं तोड़ा है, ये सिर्फ समझाने का तरीका है, इसलिए बीच में लाइन, ताकि आप गलती ना करो कैलकुलेशन में। बताओ कितने होने चाहिए, अगेन जितने होने चाहिए, यहां पर लिख रहा हूं जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं, ठीक है, यही हमारा फॉर्मल चार्ज होगा। बताओ नाइट्रोजन के पास कितने होने चाहिए बेटा, नाइट्रोजन के पास कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए सर। अच्छा ठीक है, इसके पास कितने हो रहे हैं, इसके पास कितने हो रहे हैं सर, देखते हैं, रुको काउंट करने दो, 1 2 3 4 5 6, सर 6 हो रहे हैं। तो बताओ इसका फॉर्मल चार्ज कितना लिख दूं, +1 आ जाएगा। इसका फॉर्मल चार्ज कितना लिख दूं, +1 आ जाएगा। या इसको ऐसे ब्रैकेट में सही कर लो, समझ में आ जाएगा। जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं +1। क्या सर इसका देख सकते हैं, देख सकते हो, देखो कितने होने चाहिए, नाइट्रोजन ही है तो 5 ही होने चाहिए बेटा। कितने होने चाहिए, नाइट्रोजन है तो 5 ही होने चाहिए, सॉरी नाइट्रोजन है तो 5 ही होने चाहिए। अभी कितने हैं, 1 2 3 4, सिर्फ इस तरफ, मतलब इस लाइन के इस तरफ, तो -4 लिखोगे। तो बताओ कितना लिख दूं, 4 माइनस सॉरी 5 माइनस 6, सॉरी मैंने गलत लिखा, वहां पर आप एक काम करो मैंने गलत लिख दिया, इसको सही कर देते हैं, सॉरी 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 माई मिस्टेक। ये 5 माइनस 6 जो है, इसका मतलब तो -1 होगा ना, ठीक है, -1 होगा, ठीक है, ये -1 होगा। ये 5 माइनस 4 है, मतलब ये +1 आएगा, ठीक है बेटा। अगेन देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन की स्थिति एक जैसी है, वैसे ही डायरेक्ट लिख सकते हो, 5 माइनस 6 लिख दोगे तो ये वाला भी कितना आ जाएगा बेटा, ये भी -1 आ जाएगा। अब आप सोचो इस पर कितना चार्ज एक्स्ट्रा है, -1, और इसके फॉर्मल चार्ज का ओवरऑल कैलकुलेशन करो। क्या इस पूरे स्ट्रक्चर में -2 दिख रहे हैं, क्या इस पूरी स्ट्रक्चर में -2 दिख रहे हैं, इसमें -2 दिख रहे हैं और एक +1 दिख रहा है। -2 और +1 कितना होता है, -1। वही एक्स्ट्रा चार्ज उस मॉलिक्यूल पे बच गया, इसलिए वो लगा हुआ है। इनके फॉर्मल चार्ज डिफरेंट डिफरेंट एटम के आपने देख लिए, लेकिन फॉर्मल चार्ज कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आएगा वो मॉलिक्यूल के ऊपर लिखा हुआ आएगा। ये -2 यहां हो रहे हैं और +1 हो रहा है, तो -1 बचेगा, वो वहां चला गया, ठीक है बेटा। अब इसका काउंट करते हैं, कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। कितने हैं सर, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सर 7 है। अरे 5 माइनस 7 है, क्या इसका मतलब -2 लिख दूं, क्या इसका मतलब -2 लिख दूं, यस सर लिख दीजिए। अगेन यहां आ जाओ, यहां पर आ जाओ बेटा, ये क्या है, 5 माइनस 4 लिख दूं, कैसे लिख दिया, 1 2 3 4, तो बताओ इसका कितना लिख दूं, +1 लिख दूं। सही है बेटा, सही है सर। आ जाओ आगे आ जाओ, एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस 1 2 3 4 5, ये 5 माइनस 5, सर 0 आ गया। कोई बात नहीं, ये दोनों स्ट्रक्चर सही है, क्यों, क्योंकि -2 और +1 मिलके भी -1 ही होगा। चाहे आप पहली स्ट्रक्चर देख लीजिए, चाहे आप दूसरी स्ट्रक्चर देख लीजिए, है ना, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। ये स्ट्रक्चर 1 लिख दिया फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड लिख दिया, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, वो समझ लीजिएगा कि स्ट्रक्चर structure first is more stable due to symmetrical charge distribution. सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहां दिख रहा है, देखो यहां क्या है कि चार्ज का मतलब होता है बेटा कर्जा। चार्ज का मतलब क्या होता है, कर्जा। कोई भी चार्ज लेकर दे रहा है तो वो कर्जा है, और कर्जे में ना तो कर्जा देने वाला सुखी रहता है, ना कर्जा लेने वाला सुखी रहता है। यानी कोई भी जीरो स्टेट में है तो मजे हैं। तो बेटा देखो यहां पर एक नाइट्रोजन मजे मार रहा है, और उसके बदले में वो जो उधर वाला नाइट्रोजन है बेचारा इतना कर्जा लेके बैठा है, -2।
अच्छी बात है क्या? नहीं है। जब ये एक परिवार के हैं तो कर्जा भी बराबर होना चाहिए, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो यहां पर ये देखो, जिस स्ट्रक्चर में पॉसिबल होता है कि कहीं पर स्ट्रक्चर ऐसी भी बन सकती है जहां पर एक चार्ज वाली हो और एक चार्ज वाली नहीं हो, तो फिर बिना चार्ज वाली ज्यादा स्टेबल होगी। लेकिन बेटा यहां पर जिसके फॉर्मूले में N3 माइनस बोल रहे हो, मतलब माइनस तो आएगा, मतलब चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, तो फिर हमको चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ता है। स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल बिकॉज यहां पर -1 + 1 -1 एकदम सिमेट्रिकली अरेंज्ड है। चार्ज अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो स्पीसीज जो है वो आपकी ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है बेटा, आपको जो है वो कल मैं आपको स्टार्टिंग में वापस बता दूंगा। आपको होमवर्क करके लाना है बेटा, और होमवर्क करके लाना है आपको, और फॉर्मल चार्ज निकालना है आपको। फॉर्मल चार्ज किस किस के लिए निकालना है आपको? CO के लिए निकालना है, स्ट्रक्चर आपकी बनाई हुई है, एंड CO2 के लिए निकालना है। ये आपका होमवर्क है बेटा, ये क्या है? आपका होमवर्क है। CO एंड CO2 के लिए आप फॉर्मल चार्ज निकाल के लाओगे। कल मैं वापस बता दूंगा, कल मैं इनका फटाफट से वापस बता दूंगा। ये आपको CO एंड CO के लिए फॉर्मल चार्ज निकाल के लाना है। स्ट्रक्चर बनाना मैंने दोनों की सिखा रखी है, दोनों की पीछे बनी हुई है, आपको खाली प्लस माइनस करना है। जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं। आज का जुगाड़ अपना यही था, और इस आज तक के लेक्चर में हम यही सीखेंगे। कल हम फिर आपको एक छोटी सी बात बताकर और हमारे लेक्चर को आगे ले जाएंगे। कल इससे रिलेटेड छोटी सी 5 या 10 मिनट बात करेंगे, उसके बाद हम वापस से आगे हमारा जो अगला केमिकल बॉन्डिंग में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच।